चलिए आपके प्रश्न देखें। क्या कोई सिविल सेवक समाज में हो रही बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए समाज में सार्वजनिक रूप से लोगों को जागरूक व सतर्क बनाने के लिए अपने विचार रख सकता है? हाँ, रख सकता है। जैसे सेक्स एजुकेशन के माध्यम से, हाँ, धूमधाम से रखें, अखबारों में लेख लिखें, अच्छे भाषण दें, उसको यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स पे चलवाएं, सब कर सकते हैं। बस पॉलिटिकल कंटेंट उसमें ना हो, ये ध्यान रखना है। बीच में बस ये बात ना बोल दें कि इस सरकार के बाद से संख्या बढ़ गई है केसेस की, ऐसा कुछ बोलेंगे तब दिक्कत है, वरना आराम से कर सकते हैं। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में साफ साफ छूट है इसकी। रिवॉल्विंग डोर का मतलब क्या है? मतलब सीपीआई इंडेक्स में रिवॉल्विंग डोर कैसे है मुझे नहीं पता, वैसे बता देता हूँ क्या होता है। कहीं कहीं जाएंगे ना, दरवाजा ऐसे घूम रहा होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, ये दरवाजा है, अब दरवाजा अगर खुला हुआ है, अंदर मान लीजिए एयर कंडीशनिंग है, तो क्या होगा कि जैसे दरवाजा खोलेंगे एयर कंडीशनिंग बेकार होने लगेगी। तो एयर कंडीशनिंग को दुरुस्त रखने के कुछ उपाय हैं, उनमें से एक उपाय होता है कि आप सबसे लोकल उपाय जो है पर्दा लगा देते हैं कि किसी ने पर्दा खोला अंदर गया फिर पर्दा लग गया, तो उससे नुकसान कम होता है। एक दूसरा तकनीकी उपाय है, एयर कटर कहते हैं उसको। आपने किसी ऐसे कमरे में प्रवेश किया होगा जहां बहुत तेज हवा चल रही होगी ऊपर से नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं एयर कटर। वो जो हवा है बहुत तेज गति से, वो अंदर और बाहर की हवा को मिक्स होने से रोकती है। उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि अंदर की जो कूलिंग है वो बची रहे और बाहर की हवा अलग रहे। तीसरा तरीका है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर क्या होता है कि मतलब दरवाजा यहाँ नहीं है, करीब 3-4 फीट अंदर तक इतना स्पेस दरवाजे का है, एक दरवाजा गोल गोल घूम रहा है, उसमें 3-4 पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो आप उस जैसे वो घूमता रहेगा कम स्पीड पे, आप जब भी आएंगे जहां खड़े वहां घुस जाइए उसके अंदर, चलते रहो साथ साथ, और जैसे वहां पहुंचे बाहर निकल जाओ। देखा हुआ है सभी? हाँ, कई जगह होता है। इसका पर्पस ये होता है कि पर्पस फिर वही है कि अंदर की जो कूलिंग है और बाहर की जो गर्मी है उसकी मिक्सिंग ना हो। तो रिवॉल्विंग डोर में क्या होता है कि जैसे रेड लाइट देखेंगे आप ट्रैफिक की जो होती है ना, जहां बड़ा सा गोल चक्कर होता है वहां कोई रेड लाइट नहीं होती किसी भी साइड में, सब लोग आते हैं हर तरफ से आ रहे हैं और आपस में देख के अपने आप ट्रैफिक मर्ज होते निकल जाते हैं। इसी प्रकार उसमें क्या होता है कि आप जब भी जाएंगे आपके सामने कोई ना कोई ओपनिंग होगी, आप उसमें घुसे, चलते गए और निकल गए, तो कोई रोक टोक नहीं है और हर व्यक्ति को हर टाइम पे एंट्री मिलने का स्कोप रहता है। अब सीपीआई में से क्या लिंक है आप जोड़ लीजिएगा। आपने मुझसे इतना ही पूछा रिवॉल्विंग डोर क्या है, तो मैं ये जानता हूँ उसके बारे में। विजडम का अर्थ क्या है? विजडम यानी सही और गलत में अंतर करने की योग्यता, जिसको विवेकशीलता कहते हैं, समझदारी कहते हैं। अब बस वो समय आने वाला है कि अब सुकरात वगैरह को पढ़ेंगे तब ये सब आएगा। प्रोबिटी की परिभाषा क्या ये ठीक है? प्रोबिटी संस्थागत संदर्भ से सरोकार रखती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति में नैतिक आदर्शों, सत्यनिष्ठता एवं स्वस्थ आचरण संबंधी नैतिक ढांचा पाया जाता है। यह सद्गुण व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा व्यापक हितों की वकालत करता है। हाँ, ठीक है। ऐसी परिभाषा लिखो जो एकदम समझ में आए, सरल भाषा में, एकदम सटीक, टू द पॉइंट। कोई पूछे प्रोबिटी इन गवर्नेंस या शासन में शुचिता से आप क्या समझते हैं? आप कहिए शुचिता सत्यनिष्ठा का ही वह पक्ष है जो कार्यालयी या व्यावसायिक जीवन में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कार्यालयी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से अनुकरण करता है तो हम उसे शुचितापूर्ण व्यवहार से युक्त कहेंगे, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन किसी मात्रा में उससे भिन्न प्रकार का हो। बस जितने सिंपल तरीके से बात लिखेंगे ना, परीक्षा को बात समझ में आनी चाहिए। तो क्या होता है हिंदी में जो ज्यादा समस्या आती है, जैसे मैं सेकंड ईयर की रिपोर्ट्स आजकल फिर से देख रहा हूँ आपको डिस्कस करने के लिए, मेरे पास वो पूरी रिपोर्ट्स 15 की 15 इंग्लिश में भी है, उसका हिंदी अनुवाद होने वाला है, मैंने पूरी कलबारी भर रखी उन रिपोर्ट से। तो मैं दोनों उठाता हूँ, जैसे रिपोर्ट नंबर 12 उठाई, इंग्लिश की भी उठाई, हिंदी की भी उठाई। हिंदी का अनुवाद ऐसा नहीं कि जानबूझ के खराब किया हो, पर वो इतना यांत्रिक अनुवाद है कि उस अनुवाद को पढ़ के अंदर फीलिंग ही नहीं आती कि क्या कहना चाह रहा है कहने वाला। तो जो रिजल्ट खराब होता है उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी भाषा में ना वो ताकत नहीं आ पाती कि बात इम्पैक्टफुल तरीके से, या क्या शब्द सही होगा, प्रभावपूर्ण तरीके से, यानी इफेक्टिव तरीके से व्यक्त हो सके। तो मेरी सलाह ये है कि जो आतंकी किस्म के शब्द हैं उनसे बचिए, सीधी सरल दो टूक भाषा में अपनी बात लिखिए। वो एक चीज है जो आपको अंग्रेजी माध्यम के बराबर ला पाएगी। इस भाषा में जो बहुत तकनीकी किस्म की उससे बात नहीं बनेगी। तब एक वाक्य है कि परिचालन व संचालन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ, यह भी देखा गया है कि विलय से बैंकों की परिचालन क्षमता बढ़ती है तथा संचालन लागत में कमी आती है। संचालन का मतलब होता है चलाने की जो कॉस्टिंग है। जब आप एक बैंक चलाएंगे तो चलाने में खर्चा तो होगा ही, स्टाफ चाहिए, इंफ्रा चाहिए, वो सब चाहिए। अगर बैंकों का विलय कर दें, क्या होगा कि एक ही शहर में दोनों बैंकों की ब्रांच अपनी अपनी है। अगर दोनों बैंक मिलकर एक हो गए तो उस शहर में एक से काम चल गया, एक ब्रांच कम करनी पड़ी, स्टाफ कम हो गया, इंफ्रा कम हो गया, बिजली पानी के खर्चे कम हो गए, तो संचालन की लागत कम हो गई और परिचालन बढ़ता है। परिचालन का मतलब है कुल बिजनेस टर्नओवर, कैसे ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। जो दो में बटे हुए थे अब वो एक में ही आ गए सारे के सारे, इसका मतलब एक ब्रांच के पास कस्टमर की संख्या ज्यादा हो गई। इसलिए बैंकों का विलय करने से परिचालन क्षमता बढ़ती है और संचालन लागत कम होती है। स्पष्ट हो गया? अंतिम है सांस्कृतिक आयाम का सिद्धांत समझाइए। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि जैसी हमारी संस्कृति होती है समाज की, आमतौर पर हमारे समाज के ऑफिस की वर्क कल्चर भी वैसी होती है। अगर आपके समाज में परिवार के भीतर दोनों पीढ़ियों में प्रेम का संबंध है, सहयोग का संबंध है, ऊंच नीच का संबंध नहीं है, हिरार्की कम काम करती है, सहजता ज्यादा काम करती है, तो ऑफिस में भी बॉस और उसके सबऑर्डिनेट में सहजता ज्यादा होगी, हिरार्की कम काम करेगी। जैसे हमारे समाज में दोनों पीढ़ियों के बीच में सहजता कम होती है, औपचारिकता ज्यादा होती है, इसलिए ऑफिस में भी औपचारिकता ज्यादा होती है। हमारे घरों में महिलाओं के पास महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, ऑफिस में भी आप पाएंगे कि आमतौर पर महत्वपूर्ण पदों पर पुरुषों को ही नियुक्ति मिल पाती है। ये जो सारी सिमिली है, सिमिलैरिटी है,
सोशल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इसको बोलते हैं कल्चरल डायमेंशन थियरी। स्पष्ट हो गई बात? चलिए अब टॉपिक नंबर 7, जो कि एक तरह से आखिरी टॉपिक आपका है। जिनको प्रीलिम्स देना है ना, टॉपिक नंबर 5 आप करना चाहे ना करना चाहे आपकी चॉइस है, मैं आपको बताऊंगा उस दिन, क्योंकि उससे प्रश्न आमतौर पे टेक्निकल नहीं आते हैं, नॉन टेक्निकल आते हैं। पढ़ते हम इसलिए कि अगर टेक्निकल आ गया तो फिर क्या जवाब दूंगा मैं आप लोगों को, इसलिए पढ़ा दूंगा, लेकिन आमतौर पर अब तक ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 7 में अब जो बचा है केवल 3 वाक्यांश बचे हैं। एक बचा है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, एक बचा है सिटीजन चार्टर्स और एक बचा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम इनमें से 2 कम से कम कर लें, हो सके तो तीसरा भी शुरू कर दें, और जैसे ये सारा हो जाएगा फिर इसके प्रश्न आज तक जो आए हैं वो सारी करेंगे। मेरा अनुमान है कि कल हम इसके प्रश्नों पर बात शुरू कर देंगे, हो सकता है बात खत्म भी कर लें। आज शुरू करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, लोक निधियों। यूटिलाइजेशन के लिए हिंदी में क्या सही शब्द होगा? उपयोग, उपयोगिता, वो तो यूटिलिटी होती है। यूटिलाइजेशन क्या होगा? उपयोगवाद। फिर यूटिलिटेरियनिज्म क्या होगा अगर उपयोगवादी होगा तो? उपयोगी, ठीक है, छोड़ो ना। लोक निधियों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक का कंटेक्स्ट समझे, संदर्भ समझें, किस संदर्भ में बात हो रही है। सबसे पहली बात है कि पब्लिक फंड होता क्या है, और फिर उसके उपयोग पर चर्चा क्यों करनी पड़ती है, संदर्भ क्या है चर्चा का। ठीक, तो पब्लिक फंड क्या है और पब्लिक फंड के बारे में चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपके पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है। पब्लिक फंड का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कोई भी फंड या ऐसी कोई भी निधि जिसमें समाज का या सार्वजनिक धन जिसके अंदर हो। सार्वजनिक धन की जो निधि है उसको बोलते हैं पब्लिक फंड। तो पब्लिक फंड का सिंपल सा मतलब, लोक निधि का सिंपल सा मतलब, ऐसा कोई भी फंड, फंड का मतलब निधि, और निधि का मतलब कोई ऐसा तंत्र जहां पर पैसा रखा हो। तो ऐसी कोई भी निधि जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं बल्कि सार्वजनिक पैसा हो, और सार्वजनिक पैसा जो होता है, पब्लिक मनी जो होती है, उसका कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन भारत सरकार होती है या राज्य की सरकार होती है। तो यदि वो भारत देश का पैसा है तो भारत की सरकार, और किसी राज्य विशेष का पैसा है तो राज्य की सरकार कस्टोडियन है। आपको पता है कि हमारे देश में, हमारे संविधान में 3 फंड्स का जिक्र किया गया है जिनको मिला के हम बोलते हैं कि ये पब्लिक फंड्स हैं हमारे। एक तो है कंसोलिडेटेड फंड जिसको बोलते हैं संचित निधि। तो संचित निधि भारत की भी होती है, हर राज्य की भी होती है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। तो एक तो फंड हो गया भारत की संचित निधि, एक हो गया राज्यों की संचित निधियां। दूसरा आपने सुना होगा पब्लिक फंड। इसको हिंदी में लोक निधि कह सकते हैं, लोक निधि, और लोक निधि भी भारत की भी और राज्यों की भी। तो पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, दोनों अलग अलग हैं। दूसरा है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक फंड ऑफ इंडियन स्टेट्स। तीसरा होता है आकस्मिकता निधि, जिसे कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। ये भी भारत का अलग है और स्टेट्स का अलग है। तो जितने भी राज्य हैं उन सबके पास ये 3 फंड्स हैं, और देश के पास, केंद्र के पास अपने 3 फंड हैं। ठीक है, इन्हीं में सारा पैसा आता है, इन्हीं से सारा पैसा जाता है। इनमें क्या अंतर है ये आपसे पूछेंगे पॉलिटी में या इकोनॉमी में। यहाँ केवल रेफरेंस के तौर पर बेसिक सी बात समझ ले। जैसे भारत सरकार की बात है, भारत सरकार का जितना भी रेवेन्यू है, चाहे वो टैक्स से हो, चाहे प्रॉफिट से हो, या अगर कहीं से लोन भी लिया है, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसका जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में है। तो भारत सरकार की सारी राजस्व प्राप्तियां जो हैं, तो जो टैक्स भारत सरकार के पास आता है, जो भारत सरकार को किसी कंपनी के परिचालन से प्रॉफिट होता है, जैसे कोई पीएसयू है, उसे प्रॉफिट हुआ, वो पैसा वहां आएगा। पीएसयू ने कुछ बनाया, सेल्स हुई, तो जो रेवेन्यू आएगा वो सारा वहां आएगा। तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके अलावा भारत सरकार ने अगर कोई लोन लिया तो वो भी इसके अंदर आएगा। मोटी सी बात है, भारत सरकार की सारी कमाई इसमें आती है और भारत सरकार के सारे खर्चे इसी से होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जब आईएएस बनेंगे, आपको वेतन कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, भारत की संचित निधि से। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति को भी वहीं से मिलता है। आप और राष्ट्रपति में एक समानता पहले से है कि दोनों मनुष्य हैं, ये तो है ना। और एक समानता ये उसके बाद हो जाएगी कि आप दोनों को वेतन एक ही जगह से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। ठीक है, फिर पब्लिक फंड का मतलब 266(2) में इसका जिक्र है। इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है, जो पैसा भारत सरकार के पास तो है किंतु भारत सरकार का नहीं है, उसको बोलते हैं पब्लिक फंड, लोक निधि। जैसे भारत सरकार के पास बहुत सारे बैंक हैं और उन बैंकों में सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं। जिन सेविंग अकाउंट्स में या एफडी अकाउंट्स में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में, हम में से कईयों के पेरेंट्स हैं, कईयों के अपने पैसे वहां पर जमा है। क्या भारत सरकार को यह हक होना चाहिए कि वो सड़क बनाने के लिए पैसा खर्च कर दे? वो वाला नहीं कर सकती ना। वो पैसा तो लोगों का है और बैंकों की जिम्मेदारी है कि पैसा वापस करना है लोगों को जब वो मांगेंगे उनके हिसाब से। तो मोटा सा मतलब है कि जो पैसा भारत सरकार के पास तो है किंतु भारत सरकार का नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बैंक डिपॉजिट्स वगैरह, बैंक डिपॉजिट्स एटसेट्रा। इस पैसे को बोलते हैं पब्लिक फंड। भारत सरकार ना इससे कुछ खर्च करती है, ना इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, केवल एक कस्टोडियन की भूमिका में उसका रोल रहता है।
तीसरा है कंटिजेंसी फंड, जिसका जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 267 में है। कंटिजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी में कोई पैसा कहां से लाए, है ना। तो आपको ये पता होगा कि भारत सरकार कोई पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती अगर बजट अप्रूवल उसके पास ना हो। बजट कैसे बनता है सारा प्रोसेस सब जानते ही हैं, और बजट अंत में लोकसभा से पास होना जरूरी है, क्योंकि वो धन विधेयक है तो लोकसभा पास कर देगी, तो राज्यसभा पास कर देगी, नहीं करेगी तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। और जब बजट सैंक्शन हो गया तो बजट में हर मंत्रालय का और मंत्रालय की भी हर तरह की डिमांड का निश्चित पैसा मेंशन होता है। अगर उसमें से पैसा चाहिए तो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने सैंक्शन कर दिया है, मिनिस्ट्री के पास उससे निकाल लेगी। लेकिन किसी भी देश के सामने, राज्य के सामने कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। ऐसी इमरजेंसी आ गई कि अभी तुरंत संसद से पारित करवा के पैसा निकालना संभव नहीं है, और बिना संसद के अनुमोदन के पैसा निकलेगा नहीं। तो एक व्यवस्था थी कंटिजेंसी फंड की, जो पहले 50 करोड़ था, केंद्र में 500 करोड़ हो गया है। व्यवस्था ये है कि वो फंड अलग से रखा हुआ है, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो भारत सरकार का है उसके हाथ में रहता है। रेवेन्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के पास रहता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है ना, उसका सेक्रेटरी, उसके साइन से वो पैसा निकाल के किसी मिनिस्ट्री को दिया जा सकता है। तो मान लीजिए अचानक कोई आपदा आ गई और उस आपदा से निपटने के लिए पैसा नहीं है, तो जब तक बजटरी अप्रूवल होगा या एडिशनल डिमांड रखेंगे, एडिशनल ग्रांट की डिमांड रखेंगे, तब तक कैसे मैनेज करें। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले उस कंटिजेंसी फंड से पैसा उस विभाग को दिया जाएगा कि वो तुरंत खर्चा करना शुरू करे, और जब संसद बैठेगी तो मान लीजिए कि खर्चा उसको कुल 2000 करोड़ का है, 2000 करोड़ रुपए संसद से पास करवाएंगे, उस 2000 करोड़ को देंगे उस मिनिस्ट्री को, और वो मिनिस्ट्री 500 करोड़ रुपए वापस भेजेगी कंटिजेंसी फंड में, और कंटिजेंसी फंड हमेशा 500 करोड़ का बना रहेगा। जो ऐसे हर राज्य का अपना अपना एक फंड होता है, वो हर राज्य का विधानमंडल तय करता है कितना फंड हो। तो सबसे पहली बात है कि 3 तरह के फंड्स हमारे पास हैं, लेकिन जब आपसे प्रश्न इथिक्स में पूछेंगे तो ये सब नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से फंड्स हैं। इन सबको एक ही दिमाग में रख के चलिए कि इन सबका प्रयोग, यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए और इसको लेकर क्या समस्याएं हैं। चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि एक तो हम गरीब देश हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने बताया कि वो भी गरीब देश है। उसने कहा कि जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलपिंग है, हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सो वी आर आल्सो डेवलपिंग। तो भारत गरीब ठीक लगता है देखने में, खराब लग रहा पड़ता है आपको, विकासशील कर लें। अगर मेरे अमीर लिखने से अमीर होता तो मैं अमीर लिख देता हूँ, नहीं दूँ अमीर देश है भारत, नहीं। चलो, भारत एक गरीब देश है, विकासशील देश है, इनमें से जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो शब्द नोट कर लीजिए। तो गरीब और विकासशील देश के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। सीधी सी बात है ना। गरीब क्यों है? क्योंकि संसाधन कम है, सीमित संसाधन है। अगर संसाधन होते अमेरिका की तरह से, हालांकि अमेरिका में भी कहते हैं कि हर छठा व्यक्ति मतलब भुखमरी की स्थिति में है, वो लोग ऐसा कहते हैं। उनकी भुखमरी यहाँ की भुखमरी से अलग होती है, उनकी भुखमरी भी अलग टाइप की होती है वैसे। तो मुझे हल्का सा ध्यान आ रहा है कि जब मैं पहली बार वहां गया था तो वहां मैंने कई पोस्टर देखे, एवरी 6th अमेरिकन इज हंग्री, डोंट वेस्ट फूड, ये वो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर छठा अमेरिकी कैसे भूखा हो सकता है। तो वहां की भूख के पैमाने अलग है। मतलब यहाँ का आदमी जब पेट फुला लेता है ना, तो उसके बाद वहां पर भुखमरी की परिभाषा खत्म होती है। कुछ वैसा मामला है। रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि एक सीमा तक रिसोर्सेज जो खर्च नहीं कर पा रहा उसके बारे में मान लेते हैं कि बहुत गरीब आदमी है। तो वहां का गरीब यहाँ के अधिकांश अमीरों में भारी पड़ेगा। इस तरह गरीब वहां का होता है, परिभाषाओं का खेल है सारा। तो हम विकासशील देश हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारा जो राज्य है, जो स्टेट है, एक जमाने में स्टेट पुलिस स्टेट हुआ करते थे, किंतु आजकल कौन सा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है। अच्छा, इनमें से कौन से राज्य के खर्चे ज्यादा होते हैं? वेलफेयर के अधिक होते हैं। इसका मतलब स्टेट का खर्चा अधिक है। और वेलफेयर स्टेट का मूल काम क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मूल काम यह है कि लेवलिंग करना। देखिए, कुल कमाई कम है, एक तो ये हो सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि गरीबी 2 प्रकार की होती है। इससे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं अक्सर इसका डिस्कशन करते हैं कि गरीबी 2 प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल पॉवर्टी, नैसर्गिक या प्राकृतिक गरीबी होती है। दूसरी होती है सोशल पॉवर्टी, सामाजिक गरीबी। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर किसी समाज में कुल उत्पादन इतना कम है कि यदि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी सबका जीवन खराब ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो समाज प्राकृतिक रूप से ही गरीब है। ऐसा हो सकता है ना कि किसी समाज में, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि वहां का कुल उत्पादन इतना कम है कि यदि वो उत्पादन सब में बांट भी देंगे तब भी इतना ही होगा कि सब गरीब हैं। ये नहीं होगा कि कुछ लोग अमीर हो गए, सब गरीब हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति हो कि सबका जीवन कठिन हो जाएगा तो हम कहेंगे गरीबी प्राकृतिक है, नेचुरल है। पर अगर स्थिति ऐसी है कि उस देश में या उस समाज में कुल उत्पादन ठीक है, कम नहीं है, कम से कम इतना है कि यदि वो सब व्यक्तियों में ठीक से बांट दिया जाए तो सब व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर होंगे और ठीक जीवन जी सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वहां जो गरीबी है वो गरीबी कुल उत्पादन के कम होने की वजह से नहीं है, बल्कि उत्पादन के वितरण की विषमताओं की वजह से है, वितरण के अन्यायपूर्ण होने की वजह से है। देखिए, सब कुछ बराबर बांट देना भी एक तरह का अन्याय ही होगा शायद, लेकिन वेलफेयर स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट नहीं होता है। कम्युनिस्ट राज्य कोशिश करता है कि सब चीजें बराबर कर दें। और जब सोवियत संघ ने ऐसा करने का प्रयास किया, चीन ने थोड़ा प्रयास किया, तो कुछ ही समय में वो समझ गए कि ये सिस्टम चल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप जबरदस्ती पूरी बराबरी करते हैं तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और जैसी मोटिवेशन खत्म होता है तो उत्पादकता ही खत्म होने लगती है। और यदि बांटने के चक्कर में उत्पादन ही खत्म कर लिया तो बांटेंगे क्या? इसलिए उन राज्यों को भी धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ी जिनमें मोटिवेशन कम से कम इतना बचा रहे कि लोग अपनी कॉम्पिटिटिवनेस का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उत्पादक प्रक्रियाओं में शामिल होते रहे। ये उनके मन में बात आ गई। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट तो उदारवादियों का राज्य है। आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था
कि वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत सबसे पहले जे एस मिल और लास्की लेके आए थे। और जे एस मिल और लास्की कौन सी विचारधारा के लोग हैं? उदारवाद के लोग हैं। उदारवाद जिस अर्थनीति का समर्थन करने वाली विचारधारा वो कौन सी है? पूंजीवाद है। तो वेलफेयर स्टेट के लोग पूंजीवाद का विरोध नहीं करते हैं। वेलफेयर स्टेट बेसिकली पूंजीवाद और सामाजिक सुरक्षा को साथ साथ लेकर चलने की नीति है। तो जे एस मिल ने, लेटर जे एस मिल ने, लास्की ने और उसके बाद रॉल्स ने, मैकफरसन ने जिन चीजों पर जोर दिया वो ये कि पूंजीवाद चले, पूंजीवाद बढ़े, मोटिवेशन का अपना मूल्य है, प्रतिस्पर्धा, जुनून, उद्यमशीलता उसका बहुत मूल्य है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन राज्य को ऐसा कुछ करना चाहिए कि पूंजीवाद के पूरे मैकेनिज्म के समानांतर एक मैकेनिज्म ये भी चलता रहे कि संसाधनों की विषमताएं कम होती जाए, बंटवारा बेहतर होता जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि राज्य प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक तरीका है कि अमीरों से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में ले लिया जाए और गरीबों से टैक्स नहीं के बराबर लिया जाए, इनकम टैक्स भी ना ले। इंडायरेक्ट टैक्सेस भी उन चीजों पर 0% कर दें या नहीं के बराबर कर दें जो कंजम्पशन की हैं, जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं। नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, चीनी पर टैक्स नहीं होना चाहिए, या आटा है, गेहूं, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी को टैक्स ना पे करना पड़े। तो वेलफेयर स्टेट का बेसिक काम है अमीरों से धन इकट्ठा करना और इसे इस तरह से खर्च करना कि गरीबों का जीवन का स्तर थोड़ा बेहतर हो और इकोनॉमी इंक्लूसिव होती रहे। तो इंक्लूसिवनेस या समावेशन इकोनॉमी के स्तर पर यह वेलफेयर स्टेट का मूल उद्देश्य है। और वो कैसे करता है? कुछ स्कीम्स निकालता है, मनरेगा निकाल दिया, आयुष्मान भारत कर दिया, गांव तक सड़कें बनाई, गांव की बिजली फ्री कर दी, एलपीजी कनेक्शन हर गांव तक पहुंचा दिए, जनधन खाता कर दिया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति उन सुविधाओं तक पहुंच सके जो सुविधाएं प्रायः अमीरों या मध्यवर्गीय व्यक्तियों तक जाती है। ये पूरा कंटेक्स्ट हमारे सामने स्पष्ट है। यहां से निकलती है प्रॉब्लम जिस पर बात करनी है। तो राज्य है कल्याणकारी, राज्य के पास संसाधन है कम, उन कम संसाधनों से ही कल्याण की सारी नीतियां चलानी है, उन्हीं से गरीबों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है। और यदि आपको यह पता लगे कि जो पैसा 100 रुपए आपके पास था, जिसकी मदद से आप बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुख्य धारा में ला सकते थे या लाने वाले थे, और आपको पता लगे कि उन 100 रुपयों में से लगभग 85 से 90 रुपए ऐसी चीजों में खर्च हो गए जो अनावश्यक थी या निरर्थक थी, तो आपको लगता है कि फिर सारी चीजों का पर्पस ही क्या है? 100 रुपए इकट्ठे किए अमीरों से छीन कर। देखिए, अमीरों से छीनना भी तो समस्या है ना। नव उदारवाद के लोग, रॉबर्ट नॉजी कहता है कि अमीर लोग ऐसे तो अमीर बन नहीं गए, पर कोई डकैत हो, आतंकवादी, तो उसकी अमीरी अलग प्रकार की अमीरी है। यदि किसी व्यक्ति ने जोखिम लिया, उद्यम किया, खूब मेहनत की, रात दिन मेहनत की, ऑफिस से टाइम कितना 8 घंटे काम नहीं किया, 24 घंटे काम किया, और करते करते उसने अपना उद्यम सेट कर लिया, स्थापित कर लिया, बहुत लोगों को रोजगार भी दिया, प्रॉफिट कमाया, क्योंकि जोखिम के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते करते अमीर हुआ है, तो वो अमीर यूं ही नहीं हो गया, उसने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत खतरे उठाए हैं और टैक्स भी पे किया है। इसलिए वो उस सारे धन के लिए इंटाइटल्ड है जो उससे कमाया है। वो कोई खैरात लेकर नहीं चल रहा है, उसने अपनी मेहनत के बूते, योग्यता के बूते पैसा कमा के दिखाया है। अगर सरकार गरीबों की तुलना में उससे ज्यादा टैक्स लेती है, तो एक अर्थ में ये उसकी एंटाइटलमेंट का उल्लंघन है। जो उसने मेहनत से कमाया था, आपने उसे छीन लिया। ये अच्छी बात नहीं है कि सरकार ऐसा करे। सरकार का काम तो लेसिस फेयर होता है। मैं नव उदारवाद की बात कर रहा हूँ। नव उदारवाद वाले लोग कौन होते हैं? जो नकारात्मक उदारवाद के लोग हैं, एडम स्मिथ वाले लोग, वो लोग हैं। वो कहते हैं कि राज्य का काम तो हस्तक्षेप का होना चाहिए, इकोनॉमी में क्यों इंटरवीन करते हो? जो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, खतरा उठा रहा है, तब कमा रहा है। फिर भी चलिए मान लीजिए कि आपने उससे ज्यादा टैक्स लिया क्योंकि आप गरीबों का ध्यान रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ले लीजिए। उस मेहनती व्यक्ति से ज्यादा टैक्स लेके आपने और खराब कर दिया, करप्शन में पैसा वो वाला, उसको ये कह के लिया कि तुम्हारे पैसे से कुछ गरीबों को स्कूल में पढ़ाएंगे, उन्हें दवाइयां देंगे, और वो भी इस बात से खुशी खुशी तैयार हो गया कि चलो मेरे पैसे से अगर समाज का फायदा ही होगा, वेलफेयर होगा, गरीबों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा, तो मुझे खुश होकर अपने एंटाइटलमेंट का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो खुश होकर भी टैक्स देना पसंद करते हैं, इसलिए कि उनको ये भरोसा है कि उससे समाज बेहतर बनेगा। लेकिन यदि उस 100 रुपए में से, जो कि छीना गया है मेहनत करने वाले अमीर व्यक्तियों से, यदि उस 100 रुपए में से 1 रुपया वेस्ट होता तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर हालत ये हो कि 85 से 90 रुपए वेस्ट हो गए हैं और कुल मिलाकर 10 से 15 रुपए खर्च हुए उस काम पर जिस काम पर होने चाहिए थे, तो यहां एक इश्यू उठता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी या पब्लिक फंड या पब्लिक रिसोर्सेज, ये अपने आप में नैतिक शासन या सुशासन के सामने बड़ा संकट बन जाता है। इसलिए सुशासन तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक पब्लिक मनी या पब्लिक रिसोर्सेज के खर्च करने की प्रक्रिया ठीक ना हो। क्या आप संदर्भ समझ पा रहे हैं? सारा झगड़े की जड़ क्या है, किस कंटेक्स्ट में ये बात हम कर रहे हैं? अब मूल बात पर आइए कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं भारत में जिसमें पब्लिक फंड का दुरुपयोग हो जाता है। तो लोक निधियों का अभी उपयोग लिखा था, अब इसको करते दुरुपयोग। कि दुरुपयोग कैसे होता है, क्यों होता है? 150 शब्दों का प्रश्न आएगा, तो मोटी मोटी 5-5, 6-6 बातें बस ध्यान रखिए। तो लोक निधियों का दुरुपयोग क्यों होता है या कैसे होता है? मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड कैसे होता है? इसका सबसे पहले जो महाकारण है वो तो आप जानते ही हैं। कौन सा आचार? भ्रष्टाचार, करप्शन। तो करप्शन कई प्रकार का है, उनमें से कुछ करप्शन ऐसे हैं जो सीधे सीधे पब्लिक मनी को नुकसान करते हैं। कोल्यूसिव ब्राइबरी में ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी हो ही जाता है। अच्छा, करप्शन से फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है? कुछ लोग कहते हैं करप्शन से फायदा भी तो होता है।
करप्शन से आम आदमी को जिसको मुख्य धारा में लाना है, सामान्यतः उसको फायदा होता है, नुकसान होता है? उसको नुकसान होता है। फायदा होता है मध्य वर्ग, उच्च वर्ग के उन लोगों को जो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, उनको फायदा होता है। तो एक ऐसे एग्जांपल बताइए जहां करप्शन में पब्लिक फंड का मिसयूज बड़े पैमाने पर हुआ हो। जैसे सामान्य एग्जांपल आप देखते होंगे, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनमें बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अभी एक दो चीजों को डिस्कस करेंगे, भारत सरकार कैसे काम करती है, आप सुनेंगे ना, मतलब पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन अजीब सा फील होगा कि ऐसा कैसे होता है। इन व्यवस्था ऐसी चल रही है, सरकार केंद्र हो या राज्य हो, सब जगह व्यवस्था चलती रहती है। तो करप्शन के 3-4 एग्जांपल बता दी। जैसे एक टेलीकॉम घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, कोई भी घोटाला, तो वो सिंपल सी बात है। जैसे सड़क है, मान लीजिए सड़क अगर बन रही है तो उसमें करप्शन के 2 नुकसान हो सकते हैं। एक, मान लीजिए कि बेस्ट क्वालिटी की सड़क बनाने की कीमत मान लीजिए 100 रुपए प्रति सेंटीमीटर बनती है, कुछ भी होगी, अनुमान कर लेते हैं। यदि किसी मंत्री ने या किसी आईएएस ने या किसी और अधिकारी ने उसमें साठगांठ की, नेता ने साठगांठ की और उसमें पैसा खाया, तो 2 तरीके हैं। एक तो वही कहेगा कि यार ऐसा है, तुम क्वालिटी अच्छी रखो, तुम कोट कर दो 125 रुपए प्रति सेंटीमीटर, वैसे तुम्हारा 100 रुपए है, जो 25 एक्स्ट्रा आया उस 25 में से 10 मेरा हो जाएगा, 5 इसका होगा, 3 इसका होगा, 2 इसका होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ठीक से, उसका सब में बांटेंगे बराबर बराबर। इससे क्या हुआ कि 100 रुपए में जो सड़क बननी थी 125 रुपए बनी, यानी 1/4 सड़क जो एक्स्ट्रा बन सकती थी नहीं बन पाई, नुकसान हो गया समाज को। ऐसे सैकड़ों गांव होंगे जो उस एक्स्ट्रा सड़क से शहर से जुड़ सकते थे, नहीं जुड़ पाए, पिछड़े ही रह गए कुछ और सालों तक। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है कि भाई वो 100 रुपए मोदी जी ने कहा कि 100 से ऊपर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, तो 100 ही है, तो तुम ऐसा करो सड़क बनाओ खराब टाइप की, उससे मिलावट करो, और 100 रुपए में जो सड़क बनी उसकी क्वालिटी हो गई 80 रुपए वाली। 80 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 60 की 40 की हो जाएगी। और फिर क्या होगा, उसमें हर साल बरसात में गड्ढे होंगे, हर साल गड्ढे भरने का प्रोजेक्ट आएगा, हर साल नई परियोजनाएं आएंगी। नई परियोजनाएं आने से प्रशासन के लोग बहुत खुश रहते हैं, उनको लगता है कि मतलब एक तो होता है कि एक ही बार कमा पाए, एक होता है कि लगातार कमाई का स्रोत रहता है। तो लगातार वाले स्रोत पे हमेशा दोहरी खुशी होती है ना, कि ये हर साल होने वाली कमाई है, आवृत्ति जमा योजना है, न कि फिक्स डिपॉजिट टाइप का है। तो पहला हो गया करप्शन। दूसरा बिंदु आप बना सकते हैं कि दूसरा बिंदु है सरकारी विभागों में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशनल संस्थागत या ह्यूज इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी ऑफिसेज में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम होता है, ज्यादा खर्चा होता है उन चीजों में जो इंस्टीट्यूशनल खर्चे हैं, यानी कि संस्थागत खर्चे हैं। और संस्थागत खर्च का मोटा मोटा मतलब मान लीजिए वे खर्च जो किसी संस्था को चलाने के बेसिक खर्च हैं, किंतु जिनसे बात आगे नहीं बढ़ती है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो होता है, जो हर महीने होना ही है, हर साल होना ही है, उस तरह का जो खर्चा है, एक खर्चों में अनुपात होना चाहिए। आप कल को जैसे सरकारी नौकरी में आएंगे, मान लीजिए आपकी सैलरी 70,000 रुपए फिक्स होती है पहले दिन, है ना, तो एक जैसे देश का बजट है वैसे इंसान का बजट भी तो होता ही है, और आकस्मिकता निधि भी होती है सबके पास, आमतौर पर घर की महिलाओं के पास छिपी होती है आकस्मिकता निधि, जो संकट के समय अचानक बाहर आती है, वो निधि है। अब मान लीजिए इतना है, तो कोई भी बजट बनाएगा अपना, मध्य वर्ग का ठीक समझदार व्यक्ति, वो कोशिश करेगा कि 50-55 तक होते होते खर्चे पूरे हो जाएं, और इतना पैसा कम से कम मैं बचा लूं। बचाने का पर्पस क्या है? बचाने का पर्पस ये है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसके लिए पैसा एक साथ चाहिए होगा, तो इकट्ठा करता हूं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, और जब पैसा ठीक ठाक हो जाएगा मैं अपना घर ले लूंगा, लोन लूंगा बैंक से, घर लूंगा। ये जो हिस्सा है आपके वेतन का, ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ। और 50 से 55,000 रुपए का खर्चा जो है वो है रेकरिंग, क्योंकि हर महीने पति है, पत्नी है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके स्कूल भी जाना है, उनको दवाइयां भी हैं, खाना भी है, किराया भी घर का देना है, तो करना ही है ना। वो सब करने के बाद जो थोड़ा सा बचा, वही तो डेवलपमेंट खर्च होगा। और इसलिए किसी ऑफिस या किसी कंपनी या किसी परिवार की वित्तीय सेहत का अनुमान इस बात से लगता है कि उसके रेकरिंग और डेवलपमेंटल खर्चों में अनुपात कैसा है। अगर आपका 95-98% रेकरिंग में खर्च हो गया, मेंटेन करने में खर्च हो गया अपने आप को, तो फिर डेवलपमेंट पे क्या खर्चा होगा? कुछ नहीं होगा, खाक होगा। और कई लोग चारबाकों की जो परंपरा से आते हैं, वेतन 70 का खर्चा पैदा कर लेते हैं 90,000 का महीने का, और हर महीने 20,000 रुपये उधार कहाँ से मिलेगा? महीना शुरू होते ही उनके हर महीने का वेतन पहले फिक्स होता है कि इस बार इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना। वेतन आया नहीं और निकल गया सारा का सारा, और फिर महीना चलाने के लिए दर दर पे ठोकरे खाते हैं। तो समझदार व्यक्ति कौन है? जो थोड़ा सा डेवलपमेंट पे खर्चा करे। तो सरकारी ऑफिस की दिक्कत यह है कि जो बजट से पैसा मिलता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा संस्थागत खर्च पे होता है, जिसकी एक वजह है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का नहीं होता है, वेस्टेज होती है रिसोर्सेस की। वेस्टेज कैसे होती है, इसके दूसरे एग्जांपल्स अगर आपको देखने हो, एक तो होती हैं अनावश्यक यात्राएं मंत्रियों की और उनके जो ऊंचे अधिकारी हैं। इन्हें कुछ भी नया करना तो पहले यात्रा करके आते हैं। नया स्कूल शुरू करना है तो पहले हम नॉर्वे जाके देखेंगे स्कूल कैसे चलाना चाहिए, वहां देखेंगे। तो हर चीज में यात्राएं, और 10-10 लोग, 20-20 लोग जा रहे हैं, पूरा का पूरा सारा खर्चा सरकार से हो रहा है, इस तरह की यात्राएं। दूसरे बहुत सारे फंक्शंस, और जो वेस्टेज है उसकी एक बड़ी वजह है मार्च का महीना। आपने ये शब्द सुना, मार्च रश? ये कंसेप्ट है मार्च रश। मार्च रश का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बजट है 1 अप्रैल से
31 मार्च के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर वही है कि दिवाली से दिवाली कर दिया फाइनली, अभी वही चल रहा है ना। ये सरकार का भरोसा नहीं है, कह रहे हैं बहुत दिनों से। पिछली बार बजट क्या हो गया था, लाल कपड़े में गया था और क्या लिखा था उसमें, बही खाता। हाँ, अब बजट हो गया बही खाता, मतलब अच्छा ही है, बुरा थोड़ा ना है भाई। भारत की सरकार का बजट क्यों हो, चमड़े का बैग जो इंग्लैंड में कोई लेके गया था, हम क्यों फॉलो करें उसको, बही खाता कहेंगे, इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है। और लाल कपड़े में जाएगा, सुंदर से कपड़े में जाएगा, क्या बुरी बात है। अरुण जेटली का सुझाव था कि भारत की इकोनॉमी में बजट का सिस्टम दीपावली से दीपावली का होना चाहिए, क्योंकि दिवाली के आसपास से जो 10 से 20 दिन है वो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा बूस्ट का पीरियड होता है, और इसलिए अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर उससे सुसंगत होगा तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक होगा। ये विचार भी ठीक है, इसमें क्या बुरा है। अगर इससे इंटरनेशनल मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं आती है, मेरा ख्याल उसमें दिक्कत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि दुनिया भर के देश चल रहे हैं एक खास सिस्टम में, अब सिस्टम चेंज कर लेंगे तो उससे मैच करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये मसला नहीं है तो स्वदेशीकरण कंसेप्ट का, तो उसमें क्या बुरी बात है, ठीक ही बात है। तो मैंने इसे जिज्ञासा से पूछा केवल कि वित्तीय वर्ष हमारे कब से कब चल रहा है, अप्रैल से चल रहा है ना 31 मार्च तक। तो क्या होता है कि सरकार की तरफ से हर डिपार्टमेंट को पैसा मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आप किसी मिनिस्ट्री के किसी डिवीजन के किसी विंग के किसी सेक्शन में काम करते हैं और आपके पास उस सेक्शन के लिए पैसा आ गया है और उसमें कहा गया है कि भाई आपके पास इस साल 10 लाख रुपए है फर्नीचर के लिए, अगर आपको कोई फर्नीचर लेना ऑफिस के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन है। और साथ में लिखा है कि आपके पास इस बार 2 लाख रुपए दिए गए हैं लाइब्रेरी के लिए, ताकि आपके ऑफिस में लाइब्रेरी बने और लोग अच्छा पढ़े लिखे। इस तरह से जब बजट पास होता है ना, बड़ा फिक्स पैसा होता है किस चीज के लिए कितना पैसा है। इस पैसे में से लाइब्रेरी के लिए खर्च करना है तो जो ये अथॉरिटी है उसके हाथ में इतना होता है कि कोटेशन मंगवाई 3-4 लोगों से, जो बेस्ट कोटेशन है उसको ऑर्डर जारी कर दिया, आया वहां से उसको पे कर दिया, तो इतना डिस्कशन रहती है। अब सरकारी कर्मचारी कैसे होते हैं, बड़ा संभल के, जैसे आप में से कुछ लोग जो खाना खाते होंगे ना, जैसे हमारी सब्जी बहुत अच्छी है किंतु कम है, रोटियां 3 खानी है, सब्जी बहुत अच्छी है किंतु बहुत कम है, ऐसा कभी जीवन में होता है। तो वो क्या करते हैं, बड़ा किफायत से खाते हैं, रोटी का टुकड़ा बड़ा लेते हैं, सब्जी को केवल टच कर लेते हैं, रंग उसमें, कलर उसमें आ जाए, है ना, कम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस चक्कर में आखिरी रोटी में सब्जी नॉर्मल से ज्यादा बच जाती है और फिर आपको अति व्यय करके उसको निपटाना पड़ता है। छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, टेस्टी छोड़ेंगे क्यों। और अंत में सब्जी भर भर के खाते हैं, सब्जी दिखती है ज्यादा, रोटी दिखती है उसमें थोड़ी सी, तब ऐसा हो जाता है ना। पहले से पता रिसोर्सेज इतने हैं तो हम उसी हिसाब से अनुपात में खाते रहते हैं, कभी कभी अनुपात बिगड़ जाता है। तो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति उसी स्थिति में रहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, टेस्टी किंतु कम सब्जी वाली स्थिति में। तो ये क्या करता है, जैसे अप्रैल में आप उससे पूछेंगे कि सर लाइब्रेरी के पैसे हैं, किताब खरीद लेगा, नहीं ऐसे कैसे, पूरा साल पड़ा भी तो बाद में देना पड़ेगा। तो सर फर्नीचर चाहिए, टेबल, नहीं पूरा साल पड़ा है, बाद में क्या करेंगे, अभी नहीं, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। ऐसे करते करते क्या होता है, जो गौण मद होती है ना, गौण जो मदें हैं उनका पैसा खर्च नहीं हो पाता। तो पता लगता है कि फरवरी आ गया है और फरवरी खत्म होने वाला है और ये 10 लाख में से 9 लाख बचा हुआ है। और अगर कंजूस टाइप का बॉस हुआ, इस 2 लाख में से 1,95,000 बचाई रखा है उसने अब तक, कि तो पूरा साल पड़ा है, इस तरह से कह के बचा लिया। अब मार्च आ गया, भारत सरकार का नियम यह है कि 31 मार्च की रात 11:59 होते ही जितना जितना पैसा जिस जिस विभाग में बचा है वो सारा का सारा पहुंच जाता है वापस भारत की संचित निधि में। रात के 11:59 पे एक एंटर होता है, सारा पैसा निकल जाता है वहां से और सब ठन को पार हो जाते हैं उस समय। उसके 1 आध मिनट के बाद फिर से एक एंटर मारते हैं, तो जो ग्रांट्स मिली होती है नए साल के लिए, पहले 2 महीने के लिए आमतौर पर सैंक्शन होने से पहले मिल जाती है, तो वो जो ग्रांट्स हैं, क्या वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं ना उसको, वोट ऑन अकाउंट जो पास हुआ 2 महीने के लिए, वो 2 महीने का पैसा हर मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये नया पैसा है, पहले जो चला गया वो चला गया। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल का बचा हुआ 9 लाख इस साल कितना आएगा, नहीं, पिछले साल तुमने 1 लाख खर्च किया, इस साल 1 लाख चाहिए था तुम्हें, इस साल 1 लाख भेजा है, 9 चला गया वापस, अब आया भी 1 लाख है इस बार। ये जो जीरो बेस बस्टिंग है ना, उसके बाद से मामला और बिगड़ गया है। अगले साल का पैसा इस बेस पे नहीं मिलता कि पिछले साल क्या खर्च हुए थे। अब मतलब जीरो बेस में क्या है कि मान के चलेंगे कि जरूरत नहीं है आपकी, नए सिरे से देखेंगे जरूरतें क्या है। पहले क्या था कि 10 लाख फिक्स है, 10 लाख मिलता रहता, 10 हो गया, 2 साल बाद 11 कर दिया, फिर 12 कर दिया। अब जीरो बेस बस्टिंग है, और यदि एक बार आपने खर्च नहीं किया तो ये मैसेज और जल्दी जाता है कि आपको जरूरत नहीं है, मूल्यांकन बहुत ज्यादा होता है। तो मार्च में सरकारी विभाग पागल हो जाते हैं सारे के सारे। जितने प्राइवेट वेंडर सरकार के साथ काम करते हैं उनको देखिए मार्च में फुर्सत नहीं होती उनके पास, जनवरी से उनके मतलब पौ बारह होने लगती है कि बस अब महीना आने वाला है मार्च का हमारा। जैसे आप लोग फरवरी के नाम से खुश होते हैं ना, मार्च के नाम से खुश होते हैं, अपना अपना कारण है। तो मार्च में 31 मार्च से सारा पैसा फूंक देना है। 1,95,000 की बुक्स आनी है, बुक है ही नहीं इतनी, जितनी बुक चाहिए विभाग के लोगों को पढ़ने के लिए वो सारी मिला 10,000 रुपए की है, तो नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, हर किताब की 20-20 कॉपी ला दो, हम 20-20 रखेंगे यहाँ पर, रद्दी में बेचेंगे अगले साल, लेकिन तुम ला के दो। और कुछ नहीं बोलना, करो चौराहे पे जाओ, सड़क पे जाओ, वो जो नीचे रखा ना वो सब ले आओ, वर्दी वाला गुंडा लेके आओ, 50 कॉपी, वो हम सब पढ़ेंगे। और खून भरी मांग लेके आओ वो जो रखे नीचे, और सिंदूर बना अंगारे वो वाला जो है ना, वैसे वाले उपन्यास लाओ, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन किताब खरीदनी जरूरी है क्योंकि किताब के पैसे हैं। ऐसी फर्नीचर है, टेबल है सही, हाँ चेयर्स भी हैं, फिर फोल्डिंग बेड ले आओ, कोई बात नहीं, कुछ तो लाना चाहिए। ये खेल होता है। तो आप ये बताएं कि इसका कुछ उपाय करना जरूरी है, और कुछ ऐसा हो कि ये मार्च वाला मतलब कम से कम 10-20% पैसा सरकार का वेस्ट होता है केवल मार्च महीने में, इसका आप जिक्र कर दें। चलिए, तीसरी बात आप कह सकते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स इन पॉलिटिक्स। अब बताओ पॉपुलिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? लोकप्रिय राजनीति या लोक लुभावनी राजनीति कर लीजिए। लोकप्रिय में वो बात नहीं आ रही जो लोक लुभावनी राजनीति में आ रही है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। इसका मतलब जो सरकारें हैं
तो जनता को खुश करने के लिए क्या करती है, पॉपुलिस्ट मेजर्स लेती है। और पॉपुलिस्ट मेजर्स का मतलब ये है कि जनता बस खुश हो जाए, उसको अगर रेवड़ी बांटनी पड़े रेवड़ी जम के बांटो इलेक्शन के समय, और उसके बाद जनता वोट देगी। तो रेवड़ी में क्या क्या बांटते हैं, तो इलेक्शन से एक दिन पहले मुक्त रूप में रसायन पदार्थों का वितरण करते हैं कि तुम इतना पियो कि वोट के टाइम होश में मत रहना, क्योंकि होश में रहे तो हमें तो नहीं दोगे, बेहोशी नहीं में दे सकते हो, तो खूब जम के रसायन का सेवन करवा देते हैं। वो तो एक दिन की बात हुई। और क्या होता है, जैसे सब्सिडीज जो हैं, सब्सिडीज बुरी बात नहीं, सब्सिडीज में जो नॉन मेरिट सब्सिडीज हैं वो बुरी बात, जो नहीं दी जानी चाहिए किंतु वो दी जा रही हैं, वहां समस्या है। तो सब्सिडीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो सकती है। अभी दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, देखिए क्या क्या, अब तो खैर अनाउंस नहीं कर सकते, पहले इतना कर दिया, क्या करेंगे। बिजली हो गया, पानी हो गया, और जो मेट्रो है, मेट्रो सबके लिए फ्री होगी, महिलाओं के लिए फ्री हुई सिर्फ, वही किसी के लिए नहीं है, मतलब वायदा है। अच्छा, हाईकोर्ट ने रोक दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। और बसेस भी हो गई, स्वास्थ्य को लेकर है, सर्जरी हो या कोई भी खर्चा हो, जो मेडिकल इंश्योरेंस एक तरह से कह लीजिए, वो भी फ्री हुआ। ऐसा नहीं कि सारी सब्सिडीज बुरी होती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट को कुछ टारगेटेड सेक्शंस के लिए सब्सिडीज देनी ही पड़ेंगी, तब तो इंक्लूसिवनेस होगी, वरना कैसे होगी। लेकिन जब सब्सिडीज इसलिए होने लगे कि हमें केवल वोटर्स को लुभाना है, उससे समाज का फायदा होना बंद हो जाए। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताएं कि वो एग्जांपल कैसा है। आपने खूब सुना होगा कि भारत में हज सब्सिडी होती है, इसको लेके कई लोग बहुत नाराज भी रहते हैं कि ये कैसा हिंदुस्तान है, हज सब्सिडी होती है। तो उसमें क्या था कि जो मुस्लिम लोग जाते थे हज करने के लिए, उनके बड़े समूह को सब्सिडी मिलती थी। और कभी आप नई दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, तो वहां बाकी सारा एयरपोर्ट एक तरफ है, हज टर्मिनल अलग से बना रखा है, एकदम एकदम अलग से है। क्योंकि इसमें जो लोग जाते हैं, आप उनको देख के थोड़ा ये फील करेंगे कि बहुत ज्यादा गरीब लोग वहां एक साथ झुंड के झुंड में होते हैं। और आजकल मुझे नहीं पता, पहले उसका एक ही सिस्टम था कि एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस मिलकर उस समय करते थे, एयर इंडिया के विमान आमतौर पर उनको लेके जाते थे, और एक या दो ही एयरपोर्ट से जहां ले जाने की व्यवस्था थी, एक ही सिस्टम था, एयर इंडिया के ही विमान जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। भारत सरकार सब्सिडी देगी जिनको चाहिए, और ठीक ठाक संख्या में सब्सिडी मिलती भी थी। नई दिल्ली तो मैंने देखा एयरपोर्ट पे, बाकी एयरपोर्ट से मुझे आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा वहां भी होगा। अब वो गरीब लोग हैं आमतौर पर, और एयरपोर्ट पे गरीब आदमी बहुत अच्छा नहीं लगता सबको, वहां सब लोग इस मूड में आते हैं कि एयरपोर्ट पे दृश्य भी सुंदर होंगे, है ना, फ्लाइट तो होगी, खाने पीने को होगा, सुंदर दृश्य होंगे, सुंदर माहौल होगा, स्वर्ग जैसा मौसम रहता है वहां पर, कुछ सामान खरीदना हो, कुल मिला के लोग एंजॉय भी करते हैं वहां पर होना। और वहां मान लीजिए आपके सामने 1000-2000 गरीब लोग एकदम बस अड्डे वाले स्टाइल से बैठे हुए वहां पर, तो आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया है। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो भारत में आमतौर बस अड्डे ऐसे बन भी गए, वहां तो आजकल बहुत हो गई है, एयरलाइन वाले चिल्लाते हैं आगरा 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 आगरा, ऐसे चिल्लाते हैं, सच में आपको आश्चर्य होगा। मैं दंग रह गया जब पिछली बार मैंने फ्लाइट ली, इलाहाबाद से गया था, मैं दंग रह गया। वहां तो इस तरह से आजकल कर रहे हैं, बनारस बनारस में, मतलब कोई अगर वैसे घूम रहा हो, आ जाओ यार प्लीज सर, पड़ो यार, खाली सीट जा रही है हमारी। अब बस एक ही बात है कि चल रहा हो और दरवाजा पीट के बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक वही मामला बचा, बाकी सारे मामले आजकल एयरलाइन में ये नरेंद्र मोदी ने कमाल कर रखा है, लेकिन वो हवाई जहाज को बस अड्डा बना दिया एकदम। और जब रेट्स कम है, हवाई अड्डे बहुत ज्यादा हो गए, तो हर व्यक्ति का मन करता है कि मैं क्यों इतना टाइम खराब करूं। दिल्ली से चेन्नई जाने में 3 घंटे बनाम 56 घंटे, कौन 56 घंटे खराब करेगा जब 3 घंटे में हो सकता है काम। मैं सोचता हूँ कि औरंगजेब यहाँ से दक्कन जाता था जब घोड़े पर बैठ के, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गधा निकला वो, पता लगा यहाँ से जून में निकला, अगस्त में पहुंचा दक्कन, और यहाँ से आप सुबह जा रहे शाम को आ रहे, सुबह जा रहे शाम को आ रहे, क्या औरंगजेब आपकी बराबरी कर पाएगा। तो जिस सेक्टर में सब्सिडी देना समाज के हित में, वहां तो देना ही चाहिए, लेकिन जहां सब्सिडी देना समाज के हित में नहीं है, वहां अगर दी जा रही है तो इसका मतलब ये पॉपुलिस्ट मेजर्स है। तमिलनाडु सबसे कमाल का राज्य इस मामले में है, वहां कॉम्पिटिशन होता है, तुम क्या दोगे तुम क्या दोगे, तो एक बार होगी टीवी देंगे सबको, टीवी, इलेक्शन जीतने पर सबको टीवी दिया जाएगा, 10,000 रुपए का टीवी, उस समय पहले टीवी होता था, सबको दिया जाएगा। फिर एक बउआ है जिसका नाम अखिलेश यादव है, जो जब वो यूपी में सीएम बना तो उसने कहा कि हम लैपटॉप देंगे सबको, और दिया भी, बहुत लोगों को लैपटॉप साइकिल दिया। उनको उम्मीद थी कि लैपटॉप देंगे तो लोग उनके बारे में बहुत खुश होंगे, और लैपटॉप के ऊपर स्टिकर भी लगा रखा था अखिलेश यादव का, है ना, वो वाला स्टिकर भी था। HCL से बड़ा एग्रीमेंट हुआ, HCL ने उनको थोड़ी कम कीमत पे लैपटॉप मुहैया भी करवाया, सब कुछ किया। लेकिन हुआ ये कि उसी लैपटॉप में लोगों ने नरेंद्र मोदी सर्च किया और इलेक्शन में जीत गए, मोदी जीत गया। लैपटॉप का भी नहीं है, क्योंकि लैपटॉप में आप ये नहीं कर सकते ना कि आप मोदी को सर्च नहीं करेंगे या योगी को सर्च नहीं करेंगे, सर्च केवल यादव जी को कर पाएंगे, ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ कि यार लैपटॉप हमने दिया था, वीडियो उनके देख लिए सारे के सारे। तो अच्छा, लैपटॉप फिर भी समझ में आता है अगर वो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, स्टूडेंट एज के बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी इंक्लूसिव पॉलिसी है। क्योंकि आजकल तो डिजिटल डिवाइड ऐसी है कि मतलब इंटरनेट संपन्न और इंटरनेट विपन्न, ये दो समुदाय हैं समाज में। ऐसे में लैपटॉप तक पहुंच होना बड़ी बात है, लेकिन टीवी देना ये मीनिंगलेस टाइप की बात है ना। खैर, आप मेरी बात का सार समझ पा रहे हैं। सार ये है कि जब पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं तो हम शब्द इसके लिए क्या है, नॉन मेरिट सब्सिडीज बढ़ जाती है मेरिट सब्सिडीज की तुलना में, नॉन मेरिट सब्सिडीज बढ़ जाती हैं। इसके लिए हिंदी में क्या शब्द मुझे नहीं पता, ये बहुत पुराने शब्द चलते हैं इकोनॉमिक्स में। नॉन मेरिट सब्सिडी को क्या बोलेंगे, अतार्किक, हाँ अतार्किक कह लीजिए, अतार्किक सब्सिडी और तार्किक सब्सिडी कह लीजिए, ज्यादा अच्छा कि वही लिखिए देवनागरी में, नॉन मेरिट सब्सिडी और मेरिट सब्सिडी। इसका एक एग्जांपल बहुत रोचक है।
आप ये बताइए कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सब्सिडी खूब देती है, दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सब देते हैं। हमारे देश में सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे अभी, सब शिक्षा अभियान चलाना पड़ रहा है अभी। और ये भी है कि बच्चे कॉलेज भी जाएं, ये भी है कि बच्चे पीएचडी भी करें, एमफिल भी करें, पीएचडी भी करें। तो ये बताइए कि मान लीजिए कि 10 बच्चों को प्राइमरी स्कूल करवाने में जितना खर्चा लगता है, मान लीजिए उतना ही खर्चा लगता है 5 विद्यार्थियों को पीएचडी करवाने में। आपकी राय में इनमें से कौन सी सब्सिडी तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छी है देश के लिए? नहीं फैसला कर पा रहे आप लोग? बच्चों वाली या बड़ों वाली? बच्चों वाली है। सीधी सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन तो मेरिट सब्सिडी होगी ही होगी। उसमें ज्यादा खर्च करना, अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स, जो टीचर स्कूल जाते हों ऐसे टीचर्स, और वहाँ पढ़ाई के सिस्टम्स डेवलप करना, अब तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सुविधाएं देना, ये सब मेरिट सब्सिडी है। मतलब खराब लगता है, लेकिन ईमानदारी की बात क्या है? किसी गरीब देश की सरकार को लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ग्रेजुएट बनाने का ठेका क्यों लेना चाहिए? अजीब सा लग सकता है ना? हमने भी उस सिस्टम का फायदा उठाया है, आप भी उठा ही रहे हैं सिस्टम का फायदा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी ग्रेजुएशन में ठीक ठाक खर्चा सरकार ने किया है, आपको पता नहीं होगा। आईआईटी से पढ़ने वाले एक विद्यार्थी पर मेरे ख्याल से मतलब आज से 20 साल पहले का जो अनुमान था वो ये था कि उस एक बच्चे पर खर्चा 6 लाख रुपए के आसपास भारत सरकार का होता है 4 साल में। अब मेरे ख्याल से उसको आप 3 से 4 से गुणा कर लीजिए, तो आईआईटी से बीटेक करने वाले एक विद्यार्थी पर सरकार का खर्चा, अनुमान से कह रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, तो 20-25 लाख के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए पूरे 4 साल का। और उसमें ध्यान रखना है, दिल्ली में, वो भी दक्षिणी दिल्ली में, इतना बड़ा कैंपस, आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट अगर करेंगे कि अगर भारत सरकार उस जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर रही होती तो उससे क्या कमा रही होती, तुलना ऐसे करेंगे ना। फिर उन सबकी पढ़ाई के लिए टीचर्स का होना, लाइब्रेरीज का होना, सिस्टम्स का होना, लगभग हर चीज निःशुल्क रूप में मुहैया करवाना, ये सब्सिडी केवल तब मेरिट होगी जब देश को उसकी जरूरत हो। अगर देश को साल भर में मान लीजिए कि 10,000 डॉक्टर की जरूरत है, 10,000 व्यक्ति डॉक्टर बने, यहां तक सब्सिडी सरकार की मेरिट सब्सिडी है। और अगर सरकार ने सब्सिडी देकर डॉक्टर बनाया किसी को, मान लीजिए मेडिकल साइंस तो और महंगा है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी सीट पर है, 5-5.5 साल पढ़ा है, तो मेरा अनुमान है कि आईआईटी की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा खर्चा होता होगा। 30-35 लाख से कम खर्चा सरकार का नहीं होता होगा। और ये खर्चा कैसे निकाल रहे हैं? सरकार ने जो कुल खर्च किया, भाग दे दीजिए कितने बच्चे पढ़े, ऐसे तो निकलेगा। तो कुल खर्च डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स जो वहां से पढ़े, उससे वो खर्चा निकल जाएगा। अगर 30-35 लाख की सब्सिडी सरकार ने दी है किसी विद्यार्थी को डॉक्टर बनने के लिए, और यदि सरकार उसके बदले में ये उम्मीद करती है कि वह व्यक्ति कम से कम इतने साल सरकार के निर्देशन में समाज की सेवा करेगा, रूरल सर्विस देगा कम से कम 2 साल, उसके बाद कम से कम 4 साल सरकारी कॉलेज में या सरकारी इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में सर्विस देगा। सरकार की ये उम्मीद बहुत नाजायज किस्म की है, जायज किस्म की उम्मीद है, जायज उम्मीद है, जायज है। बस ये ध्यान रखने की जो बीए कर रहे हैं वो भी फ्री में नहीं कर रहे, उन पर भी सरकार कम से कम 1-2 लाख खर्च कर रही है। उम्मीद सरकार उनसे भी करेगी कुछ ना कुछ, ये नहीं कि उम्मीद केवल मेडिकल वालों से करनी है, इंजीनियर से करनी है, उम्मीद तो सबसे करनी पड़ेगी ना। और मतलब मैं जो सोचता हूँ कि मेडिकल साइंस का एंट्रेंस है, आईआईटी का एंट्रेंस है, सरकार सिंपल कर दे भाई कि हमें देश में 10,000 इंजीनियर चाहिए, ऐसे 10,000 लोग जो सबसे अच्छे हैं, रिजर्वेशन लिस्ट के साथ ही मैं कह रहा हूं, और साथ में बॉन्ड भरने को तैयार हैं कि हम सफल होने के बाद कम से कम इतने साल सरकार के निर्देशन में सेवा देंगे, ताकि हमारी पढ़ाई पर जो विशेष खर्च सरकार ने किया, सरकार ने क्या किया, देश ने किया ना खर्च, उस खर्च का समाज के हित में उपयोग हो सके, उन व्यक्तियों को हम सब्सिडी देंगे। बाकी जो बहुत योग्य बच्चा है और वो कहना चाह रहे कि मैं सरकार के साथ काम नहीं करूंगा, मैं गांव में काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप मेहनत से आइए, सफल हो जाइए, जितना खर्चा होता है उतनी फीस पे कर दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रही सरकार आपसे, एक पैसा भी। और यदि वो कह रहे पैसा मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्तियों की फंडिंग के लिए सरकार खुद बैंक से लोन दिलवा दे उसको कि आप आईआईटी पढ़िए, 4.5 साल पढ़िए, जितना खर्चा होगा आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा खर्चा भारत सरकार ने बैंक से टाई अप कर लिया, बैंक पे कर रहा है, आप ग्रेजुएट हो गए, जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़े वहां के बाद नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा हो नहीं सकता है, नौकरी मिल जाएगी, बॉन्ड बना हुआ है आपका, पेरेंट्स उसमें जो मतलब गारंटी पेरेंट्स की भी है, उसके बाद अगले 5, 7, 8, 10 साल में आप कमाइए, उतना पैसा सरकार को वापस कर दीजिए, डॉक्टर बनना है, कमाओ, पैसा वापस कर दो। और जो कह रहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा और उसके बाद मैं सरकार की नीति के तहत 2 साल ग्रामीण सेवा दूंगा या 4 साल सरकारी कॉलेज में सेवा दूंगा, तो ठीक है, आपने बॉन्ड भरा, सरकार ने आपके ऊपर खर्च किया, आपने उस खर्च की भरपाई कर दी समाज की सेवा करके। क्या ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए देश में? होना चाहिए। और हर व्यक्ति पीएचडी क्यों करता है, क्या जरूरत है पीएचडी करने की? मतलब जिन विषयों में रिसर्च का सीधा फायदा समाज को होता है, वहां तो बात समझ में आती है। ह्यूमैनिटीज में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर रिसर्च की बहुत जरूरत है, होनी भी चाहिए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, बरेली हो, जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब में पीएचडी करने वालों का बड़ा बड़ा झुंड वहां पर दिखाई पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं। किस विषय में? तो बाबर पर अध्ययन कर रहे हैं। क्या अध्ययन कर रहे हो बाबर पर? एक अजीब सा टॉपिक बताया, जिस टॉपिक पर 20 अध्ययन हो चुके हैं। अध्ययन कैसे करते हो जी? ठेके पे करवाते हैं, 10,000 में पीएचडी मिल जाती है लिखी हुई, वो जमा कर देते हैं, ये ठेके पे चल रहा है अध्ययन पूरा। और ऐसे बहुत सारे लोग, उनको मिलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्योंकि दिमाग के तेज है वो। और मुझे 3-4 दिन पहले पता लगा कि आजकल जेआरएफ करीब 30-35 हजार रुपये हो गई है महीने की, ये शायद उससे भी ज्यादा हो गई है। फेलोशिप मिलनी चाहिए, फेलोशिप हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो ठीक से रिसर्च करता है और जिसके रिसर्च का फायदा समाज को मिलने वाला है।
मतलब आपको बुरा लगेगा, लेकिन फेलोशिप लेकर आईएएस की तैयारी करना और रिसर्च ना करना, ये दरअसल तो धोखा ही है। मतलब ये धोखा अपनी उम्र में मैंने भी दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया, मुझे फेलोशिप मिलती थी, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि फेलोशिप में पर्पस वो तो नहीं है, ये पर्पस कैसे मान सकते हैं? और इसलिए अगर पब्लिक फंड का ऐसा मिसयूज होता है तो मिसयूज तो गलत ही है। इसलिए हमेशा बोलिए कि सब्सिडीज मेरिट सब्सिडीज होनी चाहिए, नॉन मेरिट सब्सिडीज जितनी कम हो सके उतना बेहतर। अभी जेएनयू को लेकर खूब हल्ला हुआ, मुझे डिटेल्स कुछ लोगों ने दिखाई, लेकिन बाकी सब बातें अलग हैं। जेएनयू दक्षिणी दिल्ली में, जेएनयू में रहना मतलब समझ, दक्षिणी दिल्ली में इतना जंगल जैसे इलाके में इतना शानदार जीवन अनुभव मिलता नहीं है किसी को, और उसमें कमरे का किराया महीने का कितना, 5-50 रुपए ऐसा कुछ लिखा था, 5 रुपए। इसकी क्या सेंस है इस बात की, क्या सेंस है इस बात की? ये बदतमीजी है। मुझे कुछ लोगों ने बताया बाद में कि उसमें कुछ और भी खर्चे सरकार ने बढ़ा दिए हैं, और बढ़ाए हैं तो वो अलग मसला है, पर अगर कमरे का किराया 5 रुपए है और कमरे का किराया 500 रुपए, शर्त करने की बात आई थी ना, 300 रुपए, इस पर तो कम से कम हल्ला नहीं होना चाहिए। इसमें क्यों हल्ला होना चाहिए? और वही लोग जेएनयू से पढ़ने के बाद जिस दिन एडमिशन खत्म होता है, जेएनयू के सामने मुनिरका में कमरा लेते हैं सब लोग। वहां का नेहरू विहार क्या है? मुनिरका, उसका नाम मुनिरका है, और मुनिरका में एक कमरा लेना नेहरू विहार से महंगा पड़ता है। नेहरू विहार तो बहुत सस्ता उसकी तुलना में। वही व्यक्ति जो वहां 5 के 300 में हल्ला मचा रहा है, वो उसके 2 दिन के बाद जाएगा 10,000 के रूम में, जहां 2 लोग शेयर करेंगे उसको। तो सरकार के संसाधनों पर विद्यार्थियों का ऐसा कब्जा हो जाना चाहिए, इससे क्या तर्क हुआ? वो भी उच्च शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में फिर भी समझ में आता है कि वो देश के हित में ज्यादा जरूरी है। उच्च शिक्षा में हर व्यक्ति की उच्च शिक्षा देश के हित में क्यों जरूरी होगी? सीधी सी बात है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा में भी हमें समझना चाहिए कि मेरिट सब्सिडीज कौन सी हैं, प्राथमिक हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन क्षेत्रों में ज्यादा मेरिट है जिसका फायदा सीधे देश को होता है, और केवल रिसर्च के नाम पे रिसर्च की ठेकेदारी करना, उसका फायदा कैसे किसी सिस्टम को होगा? चलो, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो गई, इसमें सब्सिडी का जिक्र मैंने इसी में कर दिया, अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक वजह यह भी मानी जाती है, जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की वजह से पैसे का मिसयूज हो जाता है, जटिल प्रक्रियाएं। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार में जो पैसा है, कई बार क्या होता है, सही समय पर सही कार्य के लिए पैसा खर्च हो नहीं पाता है। देखिए, लोक निधियों के दुरुपयोग में अनुपयोग भी शामिल है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की वजह से क्या होता है, कभी कभी धन का अनुपयोग हो जाता है। पैसा खर्च करना चाहिए था, लेकिन जिस समय करना था प्रोसीजर इतना लंबा था, जटिल और लंबी प्रक्रिया थी, और इस वजह से उसको सैंक्शन करवा ही नहीं पाए, और क्योंकि वो सैंक्शन हुआ नहीं, इसलिए सही चीज पर खर्च हो नहीं पाया पैसा। तो अगर ये भी है तो पैसे का दुरुपयोग ही नहीं, पैसे का अनुपयोग भी तो एक समस्या है ना। इस सेंस में आप बताएं कि ये 3-4 कारण हैं जिससे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स एक समस्या बनकर हमारे सामने आता है। अब सवाल है कि इसका समाधान कैसे करें? तो अब इसको सदुपयोग कर देते हैं। तो लोक निधियों का सदुपयोग कैसे? इसके 5-6 तरीके हैं। अभी जो तरीके हैं वो भी पता होने चाहिए, और आप और क्या जोड़ना चाह रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो पहली बात, फिलहाल हमारे पास क्या तरीका है, वर्तमान प्रणाली क्या है? अभी भारत सरकार किन तरीकों से सुनिश्चित करती है कि पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग न हो? ठीक है, इसका सबसे पहला तरीका तो है जिसको पार्लियामेंट्री कंट्रोल कहते हैं, यानी कि बजट प्रक्रिया, बजट अप्रूवल्स। इसका मतलब यह हो कि भारत सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती यदि संसद ने वह पैसा पास ना किया हो। ये कहते हुए लगता है कि संसद तो बहुत सोच समझ के ही पास करती होगी, ये भाव मन में आता है, जबकि सच ये कि जो गिलोटीन का सबसे रोचक प्रयोग होता है वो बजट में ही होता है। मतलब करीब 300 डिमांड्स होती हैं सरकार के सामने, मतलब लोकसभा में, जिन पर बात करनी होती है, और मेरा अनुमान है कि जो बात ठीक से हो पाती है मुश्किल से 8-10 पे हो पाती है। फिर आखिरी दिन आ जाता है कि आज पास करना ही करना है। चर्चा कितने पे हुई? 8 पे हुई है। कितनी डिमांड्स? 300 हैं। फिर अंत में क्या होता है? एक साथ ध्वनिमत से, हाँ, ध्वनिमत से पारित करते हैं। आपकी राय में जो 545 बुद्धिमान बैठे हैं लोकसभा में, उनमें से कितने लोग बजट डॉक्यूमेंट को समझ पाते होंगे? अगर वो समझना चाहें तो 5%। 5% का मतलब समझ कितना हो गया? करीब 27 लोग हो गए। चलो चलो मान लो, हाँ 27 तो होंगे, सही बात है, 27 तो होंगे। तो 5% समझने में सक्षम है, उनमें से कितने समझने में रुचि लेते होंगे? उन 27 में से एक तो वित्त मंत्री, अगर लोकसभा से है, वो तो लेता ही होगा रुचि। ऐसे 2, 4, 5, 7, और ऐसे लोग कहते हैं जिनको ना रुचि है, ना हिम्मत है, ना मन करता है, उनको मतलब है केवल एमपी लेट्स, मतलब बाकी सब तो ऐसे ही है। और फिर वो आते हैं उस दिन, फिर मंत्री जी बोलते हैं कमेटी ने चर्चा कर ली है। आजकल तो कमेटीज बनी होती है ना, कमेटीज पहले विचार कर लेती है। कमेटीज ने विचार कर ही लिया है, सांसद महोदय ने इसको पढ़ लिया है, मुझे सबने बताया कि हमने पढ़ लिया, अपने घर पे इसको पढ़ लिया है, और इस प्रकार समय समाप्त है। तो हम सब इसको गिलोटीन करते हैं, हम सब एक साथ प्रस्ताव पारित करेंगे। बोलिए हाँ, सब लोग बोलते हैं हाँ, एस बोलते हैं, एस, AYES, एस बोलते हैं, सब एस कर देते हैं, हो गया, काउंटिंग हुई, खत्म हुआ। लेकिन तब भी कहने को तो ये है कि बजट जब तक अप्रूव ना हो बात बनती नहीं। उसके बाद हर मिनिस्ट्री के पास एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट
इंटरनल ऑडिट को बोलेंगे आंतरिक लेखा परीक्षा। सबसे अच्छा ऑडिट लिखो, आंतरिक ऑडिट ज्यादा ठीक शब्द है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि अकाउंट बनाना एक चीज है, ऑडिट करना दूसरी चीज है। जो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है या जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, रेलवे अकाउंट सर्विस है, इनके लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। पर इनमें जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनका एक काम ये भी होता है कि वो जो अकाउंट्स नीचे बन रहे हैं उनको जांच करना। तो अगर रेलवे मिनिस्ट्री के अकाउंट्स की जांच रेलवे के ही लोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट सिस्टम, और ये सिस्टम है। तो रेलवे अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट्स, सिविल अकाउंट्स, अगर आप इनमें से किसी सर्विस में जाएंगे तो आप कुछ साल तो अकाउंट्स बनाने वाला प्रोसेस देखेंगे, ठीक से बनने के लिए बन रहे हैं अकाउंट्स। थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद, स्पेशली 9 साल की सर्विस के बाद, आपका ज्यादा काम अकाउंट्स बनाने का नहीं बल्कि अकाउंट्स को ऑडिट करने का होगा कि जूनियर ऑफिसर अकाउंट्स बनवा रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं अकाउंट ठीक है या नहीं। तो ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, हर मिनिस्ट्री में होता है और धूमधाम से होता है। तीसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। इसका मतलब जिस मिनिस्ट्री के अकाउंट्स हैं, अब उस मिनिस्ट्री से बाहर का कोई सिस्टम होगा जो अकाउंट्स की जांच करेगा। और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं CAG। हमारे संविधान में आर्टिकल 148 में इसका जिक्र है, इसके अधिकार वगैरह सब बताए हैं। तो CAG वाला जो मैकेनिज्म है वो भी ठीक ठाक काम करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि 2 CAG तो अपनी रिपोर्ट्स के भरोसे, मतलब फिर MP, राज्यपाल वो सब हो ही चुके हैं, प्रसिद्ध हो ही चुके हैं। क्योंकि CAG बहुत ताकतवर पद है, बहुत ताकतवर है, पूरी सरकार को हिला सकता है। और CAG जो रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट आती है संसद में, और संसद में एक समिति है जो उसके बाद सरकार का खून पीने के लिए बैठी रहती है तैयार एकदम। उसका नाम क्या है, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। और यदि लोक लेखा समिति ने कुछ नेगेटिव रिकमेंडेशंस कर दी, नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए, तो फिर सरकार के लिए ठीक ठाक दिक्कत हो जाती है, बहुत आसान नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल हमारे पास ये मैकेनिज्म काम करता है और ये मैकेनिज्म देखने में ठीक ही लगता है, बहुत बुरा मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि नहीं आप बताओ, यदि आप भारत के वित्त मंत्री हो या राष्ट्रपति, तो आप क्या कदम उठाना चाहेंगे, तो आप बोलिए कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएंगे, व्यापक नीति बनाएंगे जिसमें कई पक्ष होंगे। तो लोक निधियों के सही उपयोग के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, जब लोक निधियों के खर्च की योजना बनाएंगे, प्लानिंग का जो स्टेट है, प्लानिंग को क्या बोलना चाहेंगे आप, आयोजना, योजना, ठीक है, मैं तो योजना बोलूंगा, योजना प्रक्रिया। योजना शब्द समझ में आते हैं, आयोजना चलो ठीक है, आयोजना, जा योजना, इसमें क्या रखा है इसमें, है ना। योजना प्रक्रिया। एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु था, उसका नाम था लुइस एलन। उससे किसी ने पूछा कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या परिभाषा दी, बोला मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर डज। प्रबंधन वह है जो प्रबंधक करता है। क्या परिभाषा दी, गजब। अंग्रेज सा नाम हो गया, उसके बाद भी कितना प्रसिद्ध नाम हो गया। तो बोला प्लानिंग मीन्स द हाफ वर्क इज डन। योजना का मतलब है आधा काम हो गया, और दुनिया में अधिकांश लोग आधा ही काम कर पाते हैं। प्लानिंग गजब ही करते हैं, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में जीरो एकदम, तो आधा ही रह जाता है। सबसे अच्छी योजना बनाने की शर्त है कि आपके पास ठीक ठाक इनपुट्स हो, ठीक ठाक सर्वे हो। हवाई योजनाएं काम नहीं आती हैं लंबे समय में। योजना जितनी ठोस होगी, जमीन पे टिकी होगी, योजना उतनी बढ़िया होगी। तो कई लोग इंट्यूशन से योजनाएं बनाते हैं, इंट्यूशन से। जैसे आपके घर में एक व्यक्ति जो 5-6 बिजनेस फेल हो चुका होगा, जब वो 7वां बिजनेस शुरू करेगा अपना, उसकी योजना पर गौर कीजिए, इंट्यूशन से बनाते हैं। पूरी प्लानिंग ऐसी शानदार होती है। मैं भी ऐसे 3-4 पीस को जानता हूँ जो ऐसी योजनाएं करते रहते हैं कि मैंने ये सोचा ऐसे ये करेंगे, ऐसे होगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इतने लोग आएंगे, इतना स्टाफ रखेंगे, इतना वो होगा, इतना वो होगा, ऐसे ऐसे करके पहले साल में खर्चा निकल गया, सेकंड ईयर में ये हो जाएगा, थर्ड ईयर में ये, स्टार्टअप हमारा जूम से आगे बढ़ जाएगा। ऐसी योजनाएं, ऐसे कागज में इतने बढ़िया चित्र बना के लाते हैं। एक तो MBA कहीं से करने के बाद भी क्या होता है ना, PPT बना के दिखा दिया, तबाह कर देता है एकदम। उनसे कुछ भी बोलोगे बताओ नहीं, प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन, लैपटॉप लाएंगे, प्रोजेक्टर कहीं से लेके आएंगे, दीवार पे देखो प्रेजेंटेशन देखो, और 3-4 एरो यहाँ बनाएंगे, 2 एरो वहां से बनाएंगे, समझ कुछ नहीं आ रहा उसमें। लेकिन उनका बिजनेस प्लान ये है जो एरो से बनता है, और उसके बाद ले दे के जब रियलिस्टिक दुनिया में उतरेंगे तो 6 महीने होते होते मामला साफ। क्योंकि प्लानिंग इंट्यूशन पे चल रही थी, सब अंतर प्रज्ञा से चल रहा था कि जिस दिन मैं समोसे की दुकान लगा लूंगा उस दिन दिल्ली के लोग पागल हो जाएंगे, वो दूर दूर से आएंगे। और ये सोचा ही नहीं कि आसपास 5-6 रेस्टोरेंट चल रहे हैं पहले से, उनका पता तो कर लो कितने सेल्स होती हैं, उनके पास डिमांड कितनी होती है, कुछ पता तो करो कुछ। अरे नहीं, हम है ना, हम आ रहे हैं। यह है इंट्यूटिव प्लानिंग, जो 10 में से 9 मामलों में फेल होने को बाध्य है। भारत के योजना आयोग पर खूब आरोप लगता रहा है कि योजना आयोग के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठ के गांव की पॉलिसी तैयार करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा तो है नहीं उनके पास। तो पहला सुझाव जो सेकंड IRC की तरफ से भी आया है कि डिटेल्ड एंड क्रेडिबल डेटा। डिटेल्ड का मतलब व्यापक, विस्तृत, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। जो लोग योजना बना रहे हैं पब्लिक फंड को यूज करने की, कितना फंड कहां यूज करना है, सबसे पहले उनके पास डिटेल्ड और क्रेडिबल डेटा होना चाहिए ताकि वो सटीक रूप से अनुमान कर सकें कहां कितना धन खर्च करने की जरूरत है, और इंट्यूशन के स्तर पर प्लानिंग न करें। तो ये किन लोगों को चाहिए, जो बजट मेकर्स हैं, वित्त मंत्री और उनकी जो टीम है, उनके पास ये डेटा होना चाहिए। और ये डेटा जुटाने वाली संस्थाएं इसमें ज्यादा ठीक से काम करेंगे तो बात बेहतर बनेगी। दूसरी बात है कि धन का आवंटन जो होता है, भैया आवंटन जरा देखो, ये जो मैंने लिखा ठीक लिखा है, इसमें एक गलती हो गई है। मैं आमतौर पर एक गलती करता हूँ, 2 नहीं करता हूँ, ध्यान रखना है। आमतौर पर एक गलती होती है, तो पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जो एक नहीं 2 गलतियां ढूंढ पा रहे हैं इसमें।
2, सुकरात ने 2 ढूंढ लिए हैं। बताओ सुकरात। वाह, ये क्या है? इसको बिंदी नहीं मानोगे तुम? ये बिंदी ही है यार, बिंदी थी ये। तो एक ये बताएंगी, हाँ, व की जगह ब कर दूं या व आएगा? ब की जगह व और बिंदी ट के ऊपर आएगी। वाह, बिंदी ट के ऊपर आएगी, बिंदी ब और ट के बीच में आएगी। बिंदी कंफ्यूज हो जाएगी, मैं कहां जाऊं। सार वही है कि ये ठीक है। ये वैसे ही ट्रैप था जिसमें बार बार फंस जाते हैं, ये भी ट्रैप था। ये मैंने इसलिए पूछा, मैंने बहुत लोगों को देखा आवंटन लिखते हुए। आवंटन, ये शब्द कौन सी भाषा से है मुझे नहीं पता, ग्रीक से आया कि कहां से आया समझ नहीं आता है। आवंटन है, सिंपल सा आवंटन, ऐसा ही लिखते हैं। और जो बिंदी है ना, ये ब के ऊपर ही आती है, बिंदी बीच में कभी नहीं आती है। बिंदी छोटा बच्चा नहीं कि माँ बाप के बीच में आके बैठेगा, बिंदी माथे पे आती है, खोपड़ी के ऊपर बैठती है ना। आवंटन। चलिए, दूसरी बात है आवंटन के समय क्या सावधानियां बरतें, तो उसमें 2-3 शब्दों का प्रयोग जरूर कीजिएगा। एक प्रयोग है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग। इसको आपने पढ़ाई होगा अच्छे तरीके से, मतलब सुना होगा इसके बारे में। क्या होती है, एक वाक्य में बताना हो, बता दिया, वाक्य हो गया। जीरो है तो जीरो तो ऐसे ही होगा। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब ये होता है, पहले जो बजट बनता था उसका बेसिक तरीका ये था कि अगर किसी मद में पिछले साल एक निश्चित राशि आवंटित हुई है तो अगले साल प्रायः उतनी ही या एक निश्चित अनुपात में, जैसे 5% बढ़ेगा सब में, तो सबका 5-5% बढ़ा के आवंटित कर देंगे, ये सिस्टम था। यानी मान के चलते थे कि पिछले साल आवंटन ठीक ही हुआ था और इस साल महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, तो जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उसी अनुपात में आवंटन को बढ़ा के आगे बढ़ें, ये सिस्टम पहले चल रहा था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, उस समय सरकार के पास पैसे थे ही नहीं, तो पैसे कम करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो सरकार ने कहा आपसे जीरो बेस्ड बजटिंग होगी, और इसका मतलब ये होता है कि हम ये मान के नहीं चलेंगे कि इतना खर्चा जो पिछली बार आपको दिया पैसा वो जस्टिफाइड था। हम ये मान के चलेंगे कि आपकी जितनी जरूरतें हैं आप नए सिरे से बताएंगे हर साल। अगर पिछली बार 1 लाख मिला तो हो सकता है इस साल जरूरत ना हो, काम हो गया पिछले साल, तो इस साल जीरो मान के चलेंगे। आपको फिर से साबित करना होगा कि जरूरत इस साल भी 1 लाख रुपए की है। तो शून्य आधारित बजट का मतलब है किसी भी मद में हर साल नए सिरे से ये काउंट करना कितने खर्चे होने वाले हैं, न कि पहले से जो खर्चे चले आ रहे हैं उनको मान के चलना। ये सिस्टम है हमारे देश में, लेकिन अभी ये ज्यादा है कहने के लिए, स्पिरिट में यानी कि चेतना के स्तर पर अभी पूरी तरह से नहीं है। तो आप कहिए कि इन स्पिरिट, यानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि मूल्यों के स्तर पर भी इसको लागू करने की जरूरत है। जो स्पिरिट, SPIRIT, इन स्पिरिट, यानी ये जो बात है केवल शब्दों के स्तर पर ना हो बल्कि चेतना के स्तर पर, विचारों के स्तर पर ठीक से अप्लाई हो। ठीक है। दूसरा, आपने इकोनॉमी में बजट पढ़ते हुए शब्द सुना होगा परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, निष्पादन आधारित बजट। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर इसको भी सही तरीके से अप्लाई करें, शब्दों में तो अप्लाई हो चुका है लेकिन अभी चेतना के स्तर पर, मूल्यों के स्तर पर अप्लाई होना बाकी है। इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था? पहले होता था कि कितना खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर बेस्ड बजटिंग होती थी पहले। यानी अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी सेक्शन में 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे और उसने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, पूरे एक भी नहीं छोड़ा, तो लोग बोलते थे क्या ऑफिसर है यार, मान गए, जितना पैसा मिला सारा उसने खर्च किया, छोड़ा नहीं। तो पहले ये कल्पना होती थी कि जिसने पूरा पैसा खर्च किया बजट वाला वो अच्छा ऑफिसर है। ये नहीं सोचते थे कि पैसा ठीक खर्च किया या फूंक दिया। अब जो पैरामीटर है वो ये कि पैसा खर्च करने से जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम किस मात्रा में आए, जो वास्तविक परिणाम है, जो रियल बेनिफिशियरीज हैं, लोग हैं, जनता है, उसके जीवन में कितना सुधार आया। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट का मतलब है वास्तविक परिणामों के सापेक्ष धन का आवंटन देखना, न कि ये कि खर्चा कितना किया, वास्तविक परिणाम देखना है। कई समुदायों में क्या होता है, जब शादी ब्याह की बात चलती है ना, तो ऐसा होता है, जो विशेष रूप से जो वैश्य समुदाय है, अगर आप उनकी आपसी बातें सुने कभी, तो हो सकता है मेरी गलतफहमी है कि मैंने ऐसे 3-4 लोगों को सुना बात करते हुए, आप लोग जो समुदाय से बताएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे उस समुदाय, मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं, एक का बेटा एक की बेटी, इनकी शादी होने वाली है, विचार चल रहा है कि इन बच्चों की शादी हो ना हो। एक पक्ष दूसरे से पूछता है आप कितने की शादी करेंगे, दूसरा बोलता है हम जी 10 करोड़ की शादी करेंगे। लड़की लड़की की नहीं करेंगे, 10 करोड़ की करेंगे, हम 5 करोड़ की करेंगे, हम 70 लाख की शादी करेंगे। शादी के केंद्र में होता है कितना खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, किस पर करेंगे, क्यों करेंगे, उसमें कितना करेंगे। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए कि आपकी शादी का मामला है, अपना था, सीरियसली सुनो इस बात को। 2 ऑप्शंस हैं, पहला समान कीमत है शादी के खर्चे वर्चे की, और जो कैटरर है 2 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि या तो आप इतने ही पैसे में 25 डिश बनवा लो, क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होगी, या 15 डिश बनवाओ, शानदार क्वालिटी होगी। तो आप इनमें से क्या पसंद करेंगे? सेकंड ऑप्शन, 15 वाला। तो परफॉर्मेंस बजट यही होता है।
परफॉर्मेंस बजट यही है, निष्पादन देखना है, न कि मात्रा देखनी है। ठीक है। तीसरा आवंटन के स्तर पर एक शब्द आजकल भारत में खूब चलने लगा, जेंडर बजटिंग या जेंडर बेस्ड बजटिंग, है ना। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, और आप अपने घर पे भी जब अप्लाई करेंगे तो इसको पाइएगा कि घर में जितने संसाधन आते हैं और जब वो खर्च होते हैं, उस खर्च में आपके घर की महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है। भोजन का खर्चा तो चलिए बराबर मान लीजिए, वहां ये मत काउंट करो कि महिलाएं कम खाती हैं तो उनका अनुपात कम कर लो, उसका बेशक आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, वैसे तो वो भी होना चाहिए। लेकिन उस न्यूनतम बुनियादी खर्चे के अलावा जो खर्चे घर में हुए, अगर उस खर्चे को जेंडर के हिसाब से बांटा जाए तो आप पाएंगे कि लगभग हर घर में पुरुष सदस्यों पर होने वाला खर्चा ज्यादा होगा, अनुपात ज्यादा होगा। आप मोटे तौर पर इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं इस बात से? और इसके लिए कुछ और नहीं, अपने घर को देख लीजिए ना। जो लड़के हैं वो अपने ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, शादी हटा के कि शादी बहुत खर्च होगा वो मत काउंट करना, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, हर मंथ के एक्सपेंसेस महीने के, उसमें काउंट करेंगे तो पाएंगे कि अनुपात कम है खर्चों में उनका। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हर महीने एक सतत अन्याय प्रक्रिया चलती है घरों के अंदर, और ये केवल घरों में चलती है, देश में भी चलती है, देश में भी, सरकार में भी चलती है। तो इसलिए एक कंसेप्ट आया कि जब हम बजट बनाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि कितना खर्चा ऐसा है जो महिलाओं के हित में होगा, और उसका एक ठीक ठाक अनुपात दिखना चाहिए। अब ये कितनी अच्छी स्कीम है इंक्लूसिवनेस के लिए। यदि सोशल वेलफेयर स्कीम्स का या वेलफेयर स्टेट का मूल उद्देश्य इंक्लूसिव इकोनॉमी ही है, तो बजट बनाने के प्रोसेस में जेंडर के एंगल को ले आना कितनी शानदार बात है। और क्या ये मामला केवल जेंडर तक होना चाहिए या बाकी मामलों में भी आना चाहिए? बाकी मामलों में भी। तो आप कहिए, होना ये चाहिए कि सभी वीकर सेक्शंस के एंगल से बजट की व्याख्या हो, बजट का मूल्यांकन हो, और वित्त मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी हो कि जिस दिन बजट पेश करें उस दिन बताएं कि इस बजट में जो डिवीजन ऑफ मनी हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, उसमें विभिन्न वंचित वर्गों के पास कितना कितना हिस्सा जा रहा है, और वो हिस्सा लगभग उनकी आबादी के हिसाब से तो होना ही चाहिए ना, ऐसा थोड़ा क्योंकि आबादी के अनुपात में भी ना हो। तो ऐसा होगा तो आप कह सकते हैं कि हम अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे समाज को बराबरी के स्तर पर लाने के उद्देश्य से। चलिए, तीसरी बात है जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग। प्रॉपर ऑडिटिंग सिस्टम्स होने चाहिए ताकि हम देख सकें कि धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। प्रॉपर ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग जब भी करनी है तो दो तो होती ही है, आप तीसरा और जोड़ दीजिए। आप कहिए कि ऑडिटिंग में पहला है इंटरनल ऑडिट, और आप कहिए जो अभी चल रहा सिस्टम वो ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा उसको और आप कर सकते हैं कि कैसा हो जाए, रिगरस हो जाए, यानी कि और कठोरता से हो। आपको ध्यान ना, इंटरनल ऑडिट कौन करता है? उसी मिनिस्ट्री के जो अकाउंट्स वाले लोग हैं, उन्हीं के सीनियर लोग ऑडिट कर लेते हैं, ताकि जब बाहर से चेक होगा उस समय गलती ना पकड़ में तो पहले खुद ही गलती पकड़ लें, वैसे वाला। दूसरा जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो भी हमारे देश में प्रायः ठीक ही है। सीएजी हमारे देश में अब तक वो पद है जो आमतौर पर ठीक काम कर रहा है, जिसके बारे में शिकायतें बहुत कम है। लेकिन अच्छा, सीएजी भी कितना ऑडिट कर लेगा भाई? सीएजी के पास स्टाफ होता है, मतलब मेरे ख्याल से कई हजारों की संख्या में स्टाफ उसके पास होता है। इसके बाद भी इतने बड़े अकाउंट्स को ऑडिट करना आसान तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसका एक तरीका यह है कि ऑडिट में सोसाइटी को बीच में लेके आइए। सेकंड एआरसी ने सुझाव दिया है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, और सोशल ऑडिट का मतलब है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हों। जैसे इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं सोशल ऑडिट में? इसमें एनजीओ शामिल हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया के लोग हो सकते हैं, एकेडमिक्स के लोग भी हो सकते हैं अगर वो एक मंच बना के आए। इन सबका एक साथ शामिल होना, इसको हम कहेंगे कि ये सोशल ऑडिट है। जनता के वो लोग जो सरकारी ऑफिस से जुड़ते हैं, सरकारी स्कीम्स के लाभार्थी हैं, तो उसके लिए शब्द है क्लाइंट्स। जैसे अगर कोई स्कीम चली है और वो स्कीम का लाभार्थी मैं भी हूं, तो मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं कि उसका ऑडिट करने का हक मुझे मिलता है। या मैं उसका लाभार्थी होना चाह रहा था पर नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के पास संसाधन कम थे, तो भी मेरा हक बनता है कि मैं जांच सकूं कि पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। तो ये तो हो गया कौन। दूसरी बात है कि ये लोग ऑडिट कैसे करेंगे? इसमें सरकार की भूमिका भी चाहिए, ऐसे नहीं होगा, सरकार की भूमिका चाहिए। जैसे राजस्थान में प्रयोग हुआ था, जिससे सूचना का अधिकार निकला, बाद में जन सुनवाई कार्यक्रम होता था। जन सुनवाई का मतलब था कि एनजीओ वगैरह के लोग कहीं खड़े हो गए मंच पे, जनता को बुला लिया और जनता से पूछा कि कौन कौन से विभाग में करप्शन होता है आप बताओ। और लोग आके अपनी कहानियां बताएं कि मैं उस विभाग में गया, ये ऑफिसर था, इसने मुझसे पैसे मांगे, और उसकी पूरी रिपोर्ट को पब्लिश कर देना, मतलब इंटरनेट पे, मीडिया पे, किसी भी तरह से। इससे सरकारी अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर दबाव पड़ने लगा। फिर ये लोग क्या करते थे कि जिस विभाग के बारे में शिकायत आती थी उस विभाग के मुखिया को बोलते थे कि आप आगे अपना पक्ष रखिए, जनता शिकायत कर रही है। धीरे धीरे ऐसी होगी कि जन सुनवाई पुलिस पे मान लीजिए, तो लोग आएंगे पुलिस से शिकायत करने के लिए और वहां पुलिस का अधिकारी होगा जवाब देने के लिए। कितना बड़ी सिस्टम है। और यदि सरकार इसमें हेल्प करना शुरू कर दे, सरकार खुद ऐसा काम करने लगे, जैसे लोक अदालत अगर आपने पढ़ाओ सिस्टम, वो कुछ कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो आते हैं एडीआर से, उनमें से एक सिस्टम है लोक अदालत का। तो ये लोग कैसे करेंगे? इसका एक तरीका तो ये है कि जो सरकार के परचेज ऑर्डर्स होते हैं या जो प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट का बेसिक मतलब है सरकार द्वारा कुछ भी खरीदना, वस्तु या सेवा खरीदने का जो विभाग है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या डिवीजन।
PROCUREMENT, प्रोक्योरमेंट शब्द चलता है, या परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं कहीं कहीं। तो जब भी कुछ खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, कुछ नहीं करना है। और सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर आपको ठीक करना हो, तो सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली हर वस्तु के परचेज ऑर्डर्स को पब्लिक डोमेन में ले आइए, बस इतना ही करना है। मतलब देख के आपको, कई लोग खून के आंसू रोते हैं देख के परचेज ऑर्डर सरकार के। ये हालत है कि अगर कोई वस्तु सामान्य बाजार में 10 रुपए की है, तो सरकार आमतौर पर उस वस्तु को खरीद रही होती है 30 से 40 रुपए में। ये स्थिति है। अब दूर का एग्जाम्पल मत लीजिए, अभी MP लेड फंड से मैं जहाँ रहता हूँ, वहां की सोसाइटी के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने MP को बुलाया। हमारे MP कौन है? रिंकिया के पापा, मनोज तिवारी। हाँ भाई, तो वो आए, सबने उनसे कहा कि भाई अब आप हैं, फंड है तो कुछ लगाओ हमारे ऊपर भी। तो उन्हें बताओ क्या लगाना है। तो लोगों ने कहा कि CCTV कैमरे लगवा दीजिए। बोले कितने? बोले जितने आप लगवा सकते लगवा दीजिए, प्राइवेसी से किसी को मतलब नहीं है, जितने लगवा दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बस चोरी ना हो, डकैती ना हो। ठीक है, लगवा देते हैं। तो ऑर्डर पास हुआ, कैमरे लग भी गए, इलेक्शन पास है तो तुरंत सारा काम हो गया, तो हो गए। फिर बुला लिया विधायक को, विधायक से कहा तुम भी लगवा दो, तो उसने काम में लगवाया थे, थोड़े कैमरे और आ गए। अब कैमरे को तनाव है कि हम कौन से वाले, MP वाले, MLA वाले कैमरे हैं, तो ये भी तो तनाव है ना कि कौन सा कैमरा कौन से फंड से आया, ये तो तनाव है। और जब उसका परचेज ऑर्डर, मतलब संयोग से नजर पड़ी मेरी भी, जब वो फाइल आई, तो जो कैमरा मार्केट में CCTV वाला आराम से मिल जाता है 1000 से 2000 रुपए का। आजकल अच्छे अच्छे CCTV कैमरे जिसमें किसी वायर की जरूरत नहीं है, वेब कैमरा होता है, आप कहीं उसे चिपका दीजिए, बैटरी से चल रहा है, रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो रही है, और एक आपने उसमें लिंक दे रखा है उसके अंदर, वो सारा का सारा जो फुटेज है उस लिंक पे शेयर करता जा रहा है। आप दुनिया में कहीं भी बैठे अपने फोन पे देखते रहिए, उसके अंदर सेव करने की कोई जरूरत नहीं, DVR नाम की चीज ही वहां पर नहीं है, सिंगल कैमरा है, उसके अंदर सारा जो डेटा है सारा शिफ्ट हो रहा है सीधे सीधे। मुश्किल से 2000 का कैमरा आ जाता है, जो सबसे अच्छे कैमरे हैं, मतलब डोमेस्टिक यूज में उनकी बात कर रहा हूँ। उस लेवल के कैमरे जब सरकार खरीदती है, उनकी कीमत होती है 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, ऐसी कीमत होती है। इतनी बड़ी संगठित व्यवस्था इसमें काम करती है। सबसे पहले सरकार अनाउंस करती है कि हमारे MP लेड्स या MLA लेड्स वाले फंड का यूज करने के लिए सिर्फ ये वेंडर्स अधिकृत हैं। यानी MP MLA जब भी फंड अपना साइन करेगा ना, जैसे CCTV का है, तो पूरी दिल्ली में केवल 3 लोग हैं, 3 कंपनी है जिनसे CCTV खरीदे जा सकते हैं। तो कंडीशन है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर का वही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन है, 1000 के 500 करोड़ है कुछ। अब उसमें आते ही 2-3 लोग हैं, और वो तीनों मिलकर तय कर लेते हैं कि कीमत इससे नीचे रखेंगे नहीं हम लोग, और ओपन मार्केट में कीमत उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कम मिल रही है, खुलेआम मिल रहा है, किसी भी दुकान में मिल रहा है। ये होता है सरकारी परचेज में। कुछ नहीं करना है, सरकार का हर परचेज ऑर्डर पब्लिक डोमेन में रहे, और जिस समाज में लगा है उस समाज के लोग उसको रिव्यू करें, और यदि वो अनाप शनाप है तो सरकार से बात करें, सरकार को कहें कि भाई इतने पैसे में आपने 20 कैमरे लगवाए, इतने में तो हम 150 कैमरे लगा लेते हैं, अब वो पैसा हमें 2 में लगवाते हैं कैमरे। तो ये जो है, इसको लेकर दिक्कत है। तो पहली बात, परचेज ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। दूसरा, आजकल ऐसा होता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो सरकार का, तो आपने देखा होगा कि वहां पर प्रोजेक्ट डिटेल्स लिखी होती है कि यह प्रोजेक्ट इस विभाग के तहत चल रहा है, पूरा होने की तिथि, इसकी लागत क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, वो सब बातें लिखी होती है। तो कोई भी पब्लिक मनी से चलने वाला प्रोजेक्ट अगर है, तो उसकी डिटेल्स वहां ओपन में डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि समाज के लोग उस पर अपनी राय दे सकें, जरूरत पड़ने पर सरकार को उसका विरोध कर सके। ये बात कॉन्ट्रैक्ट्स में है, टेंडर्स में, जितने टेंडर्स हैं सारे के सारे अब क्या होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। वैसे अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया है। अब सेंटर के जितने भी टेंडर्स निकलते हैं वो सारे ई-टेंडर्स हैं केवल। ई-टेंडर का मतलब है वो टेंडर ओपन में निकलेगा ही नहीं, ऑनलाइन निकलेगा, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आएगी, ऑनलाइन ही लॉटरी होगी, वहीं फैसला हो जाएगा। तो इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट 0 के आसपास है। इसके बाद भी कहने वाले कहते हैं कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन हाँ, अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, उसकी तुलना में काफी कम है, और ये अच्छी बात है। जी बोलिए। RTI जो है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आम आदमी है सुस्त एक नंबर का। वो सूचना मंगवाए, कितने के कैमरे आए, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मैनू की, सरकार का पैसा गया तो गया। इतने सुस्त लोग हैं, सिटीजन चार्टर में लिखा हुआ है तब भी नहीं पढ़ते उसको ध्यान से। इसीलिए उसके अगले स्तर की बात हो रही है, सेवोत्तम मॉडल की बात चल रही है। आपको महासुस्त व्यक्तियों को सर्विसेज देनी है, जो कभी मांगेंगे नहीं आपसे, और आप उम्मीद करेंगे सूचना के अधिकार में चिट्ठी लिखेंगे, 30 दिन वेट करेंगे, इतना खर्चा हुआ। वो केवल वही है जो रिटायर हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग, वो सिर्फ वो करते हैं, उनकी संख्या कम है। चलिए, ये हुआ। इसके बाद एक चीज है प्रोसीजरल पार्ट पे, प्रक्रियागत सरलताएं, प्रोसीजरल सिंप्लिसिटी। मतलब फंड रिलीज करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट दुरुपयोग पे नहीं है, अनुपयोग पे है, कि पैसा है, खर्च होना चाहिए, खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि उस पैसे को रिलीज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो पैसा है उसको यूज करना आसान हो, प्रक्रिया बहुत जटिल ना हो, आसानी से उसको खर्च किया जा सके, और जितना हो सके इसके अंदर लेना ई गवर्नेंस को, जितनी मात्रा में संभव हो ई गवर्नेंस को लाइए, ताकि प्रक्रिया आसान हो, ट्रांसपेरेंट हो। अब आप ये बताएं कि पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसमें ये वाला बिंदु हम जोड़ना चाहेंगे, यानी मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आप मुझे बताएं। भाई जैसे बिजली के बारे में कहते हैं
बिजली बचाना ही बिजली का उत्पादन करना है। अगर आप 4 यूनिट बिजली के बचा लेते हैं तो इफेक्टिवली आपने 4 यूनिट का उत्पादन कर दिया, क्योंकि वो 4 यूनिट कहीं ना कहीं काम आएंगे ही। ठीक इस तरह से क्या पब्लिक ऑफिसेस को, पब्लिक मशीनरी को फंड्स खर्च कैसे करें यही सिखाना चाहिए, या कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी हो कि वो फंड जनरेट भी कर लें या सेव भी कर लें फंड्स, ये भी हो सकता है। तो इसको हम लेते हैं अंत में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर इस पे आप बताइए, चाहेंगे तो लिखेंगे वरना नहीं। अगर देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति व पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस, कंसेंसस के लिए क्या शब्द लिखे? सर्वसम्मति, सहमति कर लीजिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति व सहमति, करना कुछ नहीं है, और पार्टी मीटिंग करनी है, सारे पार्टी के लोग बैठे कुछ रेजोल्यूशंस पास कर लें कि भाई किसी भी इलेक्शन के समय हम कोई ऐसी स्कीम अनाउंस नहीं करेंगे जो नॉन मेरिट सब्सिडीज को प्रमोट करेगी। तो नॉन मेरिट सब्सिडीज के विरुद्ध सहमतियां बन जाएं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे फिर ना एक पागलपन शुरू हो जाता है। और अदालत भी इस मामले में हर बार क्या करेगी, वो कहेगी भाई जब सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर तुम विधायिका में हो क्यों, कार्यपालिका में हो क्यों? तो वो केवल इंडिकेशंस देके कि आप अपनी सीमाओं को पहचाने चुप होती है। तो बेहतर ये है कि होड़ ना हो, कंपटीशन ना हो। तुमने टीवी फ्री किया है, अच्छा हम बस फ्री करेंगे, सबको बस देंगे। तो ये कंपटीशन में जो रिसोर्सेज खराब होते हैं वो ना हो, इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बन जाए, और पार्टी वाला। अंत में एक बात बताइए, हम पैसा बचा लें या कुछ नए रिसोर्सेज जनरेट कर लें, ये भी तो एक अच्छा तरीका है पब्लिक मनी को ठीक से यूटिलाइज करने का। तो धन संरक्षण तथा नए संसाधनों का निर्माण, अगर सरकार के ऑफिस थोड़ा बहुत ऐसा कर लें तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकारी ऑफिस ये भी मान के चलता है कि हमारे ऊपर सारा खर्चा सरकार ही करेगी, हमें चवन्नी भी कमा के नहीं देनी है। इस टेंडेंसी से बातें और बिगड़ जाती हैं। क्या तरीके हो सकते हैं बताइए? सरकार के विभाग अगर पैसा बचाना चाहें या कमाना चाहें, बचाने के तरीके तो ये हैं कि जो अननेसेसरी यात्राएं वगैरह हैं, तो आप कह सकते हैं कि यात्राएं और जो सेलिब्रेशंस वगैरह हैं, पार्टीज वगैरह हैं, वो सब कम। इतनी बदतमीजी है कि अब जैसे आप आईएएस बनेंगे ना, ट्रेनिंग पे जाएंगे, फिर क्या होगा पता है? ट्रेनिंग पे आपको तो खूब घुमाएंगे फिराएंगे, वो तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर को कम से कम देश का पता होना चाहिए। पता लगा देश का मतलब उसके लिए केवल पटना और दिल्ली ही है, तो उसमें काम चल रहा है उसका। तो ट्रेनिंग में उसका भारत दर्शन करवाते हैं, भारत भ्रमण, उसमें अंडमान ले जाते हैं, लक्षद्वीप ले गए, केरल दिखाया, तमिलनाडु दिखाया, उत्तर पूर्व दिखा दिया थोड़ा सा, तो पूरे देश का एक आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारे नक्शा देखा ही हुआ था, अब जा जाके देख लिया कि हाँ हमारे देश में क्या क्या है। ये तो ठीक है, एक ऑफिसर को इतना आइडिया होना ही चाहिए, समझ में आता है। अब जहां भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए बेंगलोर आपको ले गए और फिर कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ये जो अपना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहां चलते हैं। अब स्पेस सेंटर में गए, आईएएस लोग गए, मजाक छोड़ना है, वहां वैज्ञानिक लोग हैं उसके मालिक, उनको भी पता है कि 20 साल बाद मैं सिर के ऊपर बैठा होगा। तो अगर मान लीजिए 200-250 लोग वहां गए हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह मिला के, उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, और भोजन ऐसा होता है कि मतलब बड़े बड़े 5 स्टार होटल फेल हो जाएंगे। जिस शहर में जाएंगे वहां का सरकारी ऑफिस आपके लिए ऐसे ऐसे तामझाम करेगा कि मतलब वो अजीब सा भी लगेगा कि वेस्टेज है। एक आईपीएस ने बताया कि उसको एनएसजी की ट्रेनिंग दे रहे थे। एनएसजी ये गुड़गांव के पास मानसरी जगह है, वहां उसका ट्रेनिंग सेंटर है। एनएसजी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उसमें सिक्योरिटी की ट्रेनिंग बहुत टफ किस्म की दी जाती है। मतलब जैसे आप पीएम की सिक्योरिटी में अचानक कोई बड़े पैमाने पर घटना होगी तो कैसे मैनेज करेंगे? तो एक आईपीएस जो कि वित्तीय रूप से बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से था, ट्रेनिंग में गया। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वही 12th फेल वाली की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए ना, उसी की बात कर रहा हूँ। जब वो एनएसजी की ट्रेनिंग करके आया, 8-10 साल पहले की बात है, तो भूल गया हुआ, उसने आके जो बताया सबसे दुखी समझता कि सर केवल ये दिखाने के लिए कि खतरा कैसे आता है, 5-6 महंगी गाड़ियां उड़ा दी उन्होंने हमारे सामने। मतलब अगर हमला हो जाए किसी मंत्री पे और 5-6 गाड़ियों से लोग आएंगे तो कैसे जवाब देना है? वो जवाब दिखाने के प्रोसेस में 5-6 महंगी गाड़ियां उड़ा दी। ये बोला सर मैं सीखता हूँ यार, कि मेरा मन नहीं मान रहा कि ये सिखाने के लिए इतना महंगा क्यों खर्चा किया। उसके बदले सिंबॉलिक सेंस में कुछ दूसरी गाड़ियां ले आते। जरूरी क्या था कि उतनी महंगी गाड़ियां लाते? सिंबॉलिक हम समझ जाते सिंबॉलिक से भी, लेकिन केवल ट्रेनिंग के नाम पे इतना अपव्यय पैसे का, इसे कैसे बर्दाश्त करें? और बजट सैंक्शन है, मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मसला है, तो बजट की लिमिट भी नहीं है उसमें, तो उड़ा देते हैं। ये भी हो सकता है कि ऑफिसर्स की अपनी गाड़ियां ऐसी पुरानी सारी उड़ा दी, नई घर चली गई हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है, आमतौर पर ऐसा होता है, ये सब सरकारों में होता है सब। तो आप लोग इस बात से दुखी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात से खुश हैं कि आपको आइडिया हो गया है? हाँ, आप इनमें से किस मनस्थिति में भी चल रहे हैं? इस खुशी की वजह क्या हो सकती है? खुशी नहीं है, चलो ठीक है। क्या बात समझ गए कैसे होता है? धन संरक्षण का मतलब है जो अति व्यय है, अपव्यय है, उससे बचें, उससे बचना चाहिए। अगर आप दिल्ली में थोड़ा घूमते हो ना, 5 किलोमीटर घूम के आइए, मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व कीजिएगा। मैं सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ उसको बहुत दिनों से, तो मुझे पता है कि आप लोग सीसे वगैरह में पास होते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे तो जरूर, ठीक है। जैसे आप लोग नेहरू विहार में भी हैं, नेहरू विहार से अगर आप जब बाहर निकलेंगे ना, लेफ्ट मत जाइए मुखर्जी नगर की तरफ, अगर राइट चले जाएंगे फिर राइट मुड़ जाएंगे, करीब 500 मीटर बाद एक सड़क आएगी, उसका नाम है आउटर रिंग रोड। जो वजीराबाद जाते हैं ना, तो बीच में सड़क आती है बड़ी सी, आउटर रिंग रोड वही है। उस आउटर रिंग रोड पे आप लेफ्ट मुड़ जाइए, आप लेफ्ट मुड़ते होंगे ना, करीब 3 किलोमीटर आगे जाइए,
एक बुराड़ी चौक आता है, उससे थोड़ा और आगे जाइए, ये है बहुत चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ से बहुत चौड़ी चौड़ी सड़क है, फ्लैट मतलब शानदार सड़क बन गई अब तो। यहाँ पर एक फ्लाईओवर है बड़ा सा, ठीक है, कई फ्लाईओवर बन गए हैं। तो जब कोई मान लीजिए यहाँ से आ रहा है और उसको इधर जाना है वापस, तो बहुत आसान है कि फ्लाईओवर के नीचे से ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। ये तो होता ही है, दिल्ली में तो यही सिस्टम चलता है। तो हर फ्लाईओवर के नीचे यूटर्न तो होता ही है, आप घूम के आ सकते हैं। केवल इसके आधे किलोमीटर पहले, इस यूटर्न से आधे किलोमीटर पहले एक गोल सा ऐसा बनाया है, दोनों तरफ पूरा फ्लाईओवर है, दोनों साइड में बड़ा बड़ा, जिसका अकेला पर्पस है कि अगर यहाँ के आदमी को उस तरफ जाना हो और वहां के आदमी को इस तरफ आना हो तो चढ़े फ्लाईओवर पे, मजा आता है उस पर। लेकिन ऐसे घूम के फुर्र से आप सड़क के दूसरी साइड में आ गए, इधर से आ रहे थे फुर्र से वहां आ गए। और अगर ये ना होता तो आधा किलोमीटर आगे जाके यूटर्न लेके आना होता, वो फ्लाईओवर ही है। अगर फ्लाईओवर है तो इसका मतलब है कि यूटर्न में बहुत दिक्कत नहीं आती होगी वहां पर। आए भी कभी कभी क्या होता है कि फ्लाईओवर जैसे मान लीजिए ऐसे है, नीचे चौराहा है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो चौराहे से पहले यूटर्न का रास्ता बन जाता है, ऐसे बन जाता है, कई जगह ऐसा बनता है, आसान सा रास्ता है। तो मैं पिछले 2 साल से परेशान हूँ कि ये क्यों बनाया इन लोगों ने। मैं उस पर चढ़ के घूम के भी आ गया, कहीं और रास्ता निकलता हो, खुफिया रास्ता, कोई और रास्ता भी नहीं निकल रहा, घूम फिर के वहीं आए। जहां जाने के लिए आधा किलोमीटर की यात्रा करना काफी था, और जो आदमी कार में जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, उसके लिए आधा किलोमीटर बहुत, वो ऊपर वाला भी आधे किलोमीटर से कम का नहीं है, उतना है वो भी। क्या फायदा इसका? केवल उतने मजे के बदले दिल्ली में ही कोई ऐसी जगह जहां भीड़ बहुत ज्यादा, वहां फ्लाईओवर बना देते, मजा वहां के लोगों को आ जाता। इसको बोलते हैं धन का अपव्यय। हुआ क्या होगा, कोई एमएलए वहां का पावरफुल आदमी रहा होगा, उसने सीएम को दबा दिया होगा, डरा दिया होगा कि सीएम साहब हमारे इलाके में कुछ नहीं हुआ। सीएम ने पूछा क्या करें, उसने कहा कुछ करने को तो है नहीं, पर करना जरूरी है, जनता को दिखाना है। तो ऐसा गोल गोल पुल बनाओ, सुंदर सुंदर बन गए गोल गोल पुल। हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात हो जो मुझे ना पता हो, कल को उसी पुल में से कुछ और रास्ता निकालेंगे, क्या पता योजना हो। अभी तक तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों बना है, और 2 साल से बना, मतलब 1-1.5 साल से तो वो गोल वाला भी अप्लाई हो गया, उस पर लोग आजकल घूमते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा हुआ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ? तो आप में से कोई बता सकता है क्यों बना है? शायद आप बताएं तो मेरी दुविधा खत्म हो जाए। अच्छा, जिन लोगों ने देखा है एक बार इस कोण से फिर से देखिएगा कि इसकी जरूरत क्या थी, और जो नहीं गए वो जाए घूम के, है ना, इसी बारे में थोड़ा ट्रैवल करें कि देखिए, अध्ययन करने जाइए कि ये क्यों बनाया गया, और तब समझ में आएगा कि कई करोड़ रुपए का अपव्यय जो सरकार ने उस पर किया, क्या जरूरत है एक्सीडेंट से बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, कई बातों की छवि ज्यादा, जैसे भारत में बोलते हैं HIV खतरनाक महारोग है, ये है वो है। यहाँ टीबी से मरने वाले HIV से मरने वालों से कम 1000 गुना ज्यादा है। टीबी पे ध्यान नहीं है, HIV। अरे अपने देश की हालत देखो ना पहले भाई, जिन देशों में टीबी भी निपट गया वो HIV से निपट रहे हैं। टीबी ठीक हो नहीं रहा, 3 हफ्ते की खांसी चले जाइए खांसी, और सड़कें बंद नहीं रही, गोल गोल फ्लाईओवर बन रही है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है। खैर, अंतिम बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हर सरकारी ऑफिस या संस्थान पर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने खर्चे का कुछ हिस्सा खुद कमाए, खुद मैनेज करे। इतना मुश्किल नहीं है। सरकारी ऑफिसर को नई बात बोलते हैं, वो नई बात सुनते ही घबरा जाता है कि मुझे काम करना पड़ेगा, उसको छोड़ दें अगर, वरना इतना मुश्किल है नहीं। रिसोर्सेज को मैनेज करना कैसे कैसे हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे रेलवे है या पोस्टल डिपार्टमेंट है, इनके पास इतनी सुविधा है कि पूरे देश में इतनी जमीन, इतनी संपत्ति इनके पास है, केवल इसको ठीक से यूज करने की बात है। थोड़ा सरकार पॉलिसी बना दे। जैसे मेट्रो में हुआ, मेट्रो वाले क्या करते हैं, टिकट से पैसा कमाते हैं, टिकट का पैसा कम लगे इसलिए बाकी चीजों पे खूब पैसा कमाते हैं। जो स्टेशन की जगह लेते हैं उनके एग्रीमेंट पहले से लिखा होता है, उसमें कमर्शियल यूज भी करेंगे। मेट्रो के हर पिलर पे बोर्ड लगा रखे हैं, उसके बदले हर महीने 5000 रुपये मिल जाता है उनको। पूरा स्टेशन बेच देते हैं आजकल। स्टेशन किसी ने 1 साल लिया, टिकट छोड़ के हर जगह उसका नाम छपेगा। जैसे किसी कंपनी मान लीजिए झंडू च्यवनप्राश ने लिया मान लीजिए, और स्टेशन का नाम है राजीव चौक, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, झंडू च्यवनप्राश राजीव चौक ऐसे हो जाएगा, या झंडू राजीव चौक हो जाएगा। और अरे यार कोई और चौक कर लो, नरेंद्र चौक कर लो, ऐसा क्या है, कोई भी चौक कर लो। विश्वविद्यालय हीरो होंडा है, हीरो होंडा विश्वविद्यालय आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय हीरो होंडा विश्वविद्यालय आता है। केवल टिकट पर विश्वविद्यालय लिखा होता है, बाकी हर चीज पर जहां जहां उसका नाम लिखा होगा हीरो होंडा। लेकिन उससे मतलब क्या है, एक रेलवे स्टेशन मेट्रो का जो है उसकी जो बिल निकलती है साल भर की, मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय वाला हीरो होंडा ने इसके बदले कम से कम 1 करोड़ रुपए 1 साल का दिया होगा, कम से कम। अगर उस 1 करोड़ रुपए से बहुत लोगों की टिकट सस्ती हो जाती है तो उससे हमें क्या परेशानी, थोड़ा विज्ञापन हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, विज्ञापन बस ये देखना है कि किसी गलत चीज का ना हो, जो आर्टिकल 19 में लिमिटेशंस भी है ना, जैसे लिखा हो संजू का ठेका विश्वविद्यालय बस ऐसा कुछ विज्ञापन ना आ जाए जो कुछ ऐसा प्रचार कर दे, बाकी क्या परेशानी है। ऐसे ही सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास क्या होता है, खूब जमीन होती है, खूब संसाधन है, ऑडिटोरियम्स होते हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया, कॉलेजेस को दबाना शुरू किया कि भाई तुम थोड़ा सा कमाओ अपने आप भी। तो कई कॉलेज क्या करते हैं, सुबह कॉलेज शुरू हुआ 8 बजे, 3 बजे से सन्नाटा हो जाता है। 3 बजे से सुबह 8 बजे तक कॉलेज एकदम सन्नाटा। इतने रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए। अगर वही कॉलेज अपनी संपत्तियों को शाम के समय रेंट आउट करने लगे, कई कॉलेज में होता है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर के बच्चे की शादी हो, कॉलेज में टेंट लग जाता है, उधर बड़ा सा टेंट होगा, शादी वहीं होगी। अरे जब तुम्हारे बच्चों की शादी में लग सकते तो बाकी के बच्चों में लगवा थोड़ा सा, और महीने में 2-4 बार शाम को यूज कर लोगे, और उसके बाद 3-4 लाख रुपए आ जाएगा, उससे कुछ किताबें आ जाएंगी कॉलेज में, कुछ खर्चे कम हो जाएंगे, तो उसमें क्या परेशानी है।
पोस्टल डिपार्टमेंट हर गांव तक पहुंचा हुआ है लगभग। इतने संसाधन भारत में किसी के, मतलब इतनी पहुंच भारत में किसी के पास नहीं जितनी पोस्टल डिपार्टमेंट के पास है। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट सरकार की सहमति से कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ जुड़ के, बैंकों से जुड़ के, बैंकों का काम वहां होना शुरू हो जाए कि वहां पैसा जमा होता ही है, उनकी योजनाएं हैं ही, कुछ ऐसा मैकेनिज्म। मेट्रो ट्रेन है, उस पर विज्ञापन होता है, दुनिया भर में हर जगह होता है। रेलगाड़ी है, थोड़ा विज्ञापन कर दीजिए, उस पर क्या फर्क पड़ता है, स्टेशन से विज्ञापन हो जाए, बस स्टैंड है उस पर हो जाए, मतलब लिमिट्स में, जितना लिमिट हम फिक्स कर लें, तो इससे क्या होगा कि हम कुछ मात्रा में संसाधन बढ़ा भी पाएंगे। और हर सरकारी ऑफिस के पास इतना स्कोप रहता है कि वो अपने खर्चे में से कुछ खुद मैनेज करे। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज कहते हैं आजकल, एक कंसेप्ट ये भी है। जैसे आईआईटी दिल्ली पर दबाव है कि वो पैसा कमाए। आईआईटी, मैंने कहा ना कि अब तक तो क्या होता है कि जो पढ़ने जाता है लगभग फ्री में पढ़ता है, उसके वजह सरकार पे करती है। जैसे बीटेक करता है, फिर वो कहते हैं कि अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अब मैं अमेरिका के विकास में योगदान करूंगा। भारत सरकार देखती रहती है ऐसे करके कि अच्छा चले गए, गांव से लाए थे ढूंढ के, 4 साल पढ़ाया, अमेरिका चला गया। और आईआईटी के बच्चों में एक शब्द चलता है वतन। अब ये कितना पॉपुलर है मुझे नहीं पता, लेकिन आईआईटी के 3-4 बच्चों ने मेरे सामने इसका इस्तेमाल एक बार किया था। तो मैंने वैसे उनसे पूछा, तुम लोग, वो तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा तुम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बाकी लोग क्या करते हो? बाकी को सिर्फ फाइनल होते होते वतन की याद सताने लगती है। तो मैंने वतन मतलब बोले अमेरिका, वतन की याद सताने लगती है, सबको वतन जाना है। कितनी बदतमीजी, सोच के देखिए। गरीब देश के संसाधनों का बहुत बड़ा पैसा खर्च किया गया और वो सारी पढ़ाई लेके चले गए किसी और देश में वहां की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसे अच्छा कैसे मान सकते हैं? क्या होना चाहिए? आईआईटी क्या करती है, इस दबाव से बचने के लिए खुद पैसा कमाती है, प्रोग्राम्स निकालती है। तो वो होते सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे एक 7 दिन का प्रोग्राम निकाल दिया छोटा सा, और उसकी फीस कितनी होगी? 2 लाख रुपए। 7 दिन का प्रोग्राम है, फीस 2 लाख रुपए है। पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पढ़ने का बड़ा मन करता है, टाइम नहीं मिलता, पैसा है, और आईआईटी में अगर 7 दिन ठीक से पढ़ा देंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, और कम से कम उनको ये भी कि सर्टिफिकेट आईआईटी का मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा नौकरी में उनके। 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 2 लाख की फीस, 100 लोग आए, 2 करोड़ रुपए आ गए। 7 दिन पढ़ाया, एक सर्टिफिकेट दिया उनको, उनका भी काम चल गया, और इससे आईआईटी ने अपने खर्चे कुछ कम कर लिए। ये अच्छा है या बुरा है? तो क्या दिक्कत है? किसी को मार के थोड़ा ना कि चलो 2 लाख रुपए दो, शौक से कोई आ रहा है दे रहे तो हमें क्या परेशानी है, दे। चलिए, इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि पब्लिक फंड को कैसे ठीक से यूज करें, ये सारे सुझाव देकर बात समाप्त कीजिए। इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है सिटीजन चार्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नागरिक घोषणा पत्र। सिटीजन चार्टर 5-6 बातें समझनी है। पहले तो ये होता क्या है, दूसरा एक अच्छे चार्टर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, क्या है, और दूसरा कैसा होना चाहिए। पहले यही दोनों बातें पढ़ते हैं, फिर इसका इतिहास पढ़ेंगे, फिर ये कि भारत में सफल हुआ कि नहीं हुआ, फेल हुआ तो क्यों हुआ, और सेकंड ईयर से ने इसके बारे में क्या सुझाव दिए, अंतिम उनको नोट करके बात समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है सिटीजन चार्टर? सबसे पहली बात, एक दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट है। कैसा दस्तावेज? खुफिया दस्तावेज है या पब्लिक में ओपन दस्तावेज है? एक दस्तावेज है जो समाज के सामने स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट कहना चाहिए। क्या कहें इसके लिए? खुला शब्द अच्छा नहीं लग रहा, सार्वजनिक कह लीजिए। हाँ, सार्वजनिक दस्तावेज है, यानी कोई भी व्यक्ति उस दस्तावेज को देख सकता है। तो सिटीजन चार्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज है। उस दस्तावेज में क्या होता है? उस दस्तावेज में कुछ खास बातें होती हैं, और उसका पर्पज ये होता है। अगर सबसे पहले बताएं कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार में पारदर्शिता, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, दूसरा जवाबदेही, और तीसरा सिटीजन फ्रेंडलीशिप या फ्रेंडलीनेस कह लीजिए, नागरिक मित्र या नागरिक मित्रता कह सकते हैं। और चौथा उद्देश्य होता है सेवा प्रदाय की गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता का सुधार। तो अभी तक जो बात हुई वो ये हुई कि सिटीजन चार्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है जिसका उद्देश्य होता है उस कार्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक मित्रता और सेवा की गुणवत्ता का सुधार करना, ठीक, तथा जिसमें संगठन से संबंधित सूचनाएं आदि दी गई होती हैं। ये सूचनाएं क्या होती हैं आगे विस्तार में करेंगे। जब आपको डिफाइन करना शुरू में इतना ही बोलिए, एक ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज है जो उस कार्यालय को पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक मित्र व बेहतर सेवा देने वाला बनाने के उद्देश्य से लाया जाता है। उसमें संगठन से जुड़ी प्रमुख सूचनाएं दी जाती हैं। शुरुआत में केवल इतना लिख देंगे तो बात शुरू करने के लिए काफी हो जाएगा।
और फिर यदि कोई आपसे पूछे या ना भी पूछे कि उसमें क्या क्या सूचनाएं होती हैं, तो उसी को हम दूसरे हिस्से में ले रहे हैं, कैसा होना चाहिए, यानी उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो भारत सरकार जनरली जो गाइडलाइंस जारी करती है उसी को हम बेस बना के बात कर लेते हैं कि किसी अच्छे सिटीजन चार्टर में आमतौर पर 5-6 बातें होनी जरूरी हैं। तो उसकी विषय वस्तु में सबसे पहली चीज होती है जिसको बोलते हैं मिशन या विजन स्टेटमेंट। मिशन या विजन स्टेटमेंट, इसका मतलब सबसे ऊपर लिखा होगा कि उस कार्यालय का उद्देश्य क्या है, नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, चाहते क्या है। एक कार्यालय अपने आप में क्या चाहता है, दूसरा उस सिटीजन चार्टर को लगाने के पीछे क्या दृष्टिकोण में काम कर रहा है। जैसे एक वाक्य लिखा होता है ना, एक सिटीजन चार्टर की विषय वस्तु क्या हो, तो सबसे पहला उसका हिस्सा है उसमें मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट, यानी कि आप क्या कहेंगे उसको, दृष्टिकोण संबंधी कथन कह लीजिए उसको, दृष्टिकोण संबंधी कथन। तो उसमें किस तरह के 2 वाक्य होते हैं, जिससे उसमें लिखा होता है कि इस कार्यालय का उद्देश्य है जनता के प्रत्येक व्यक्ति को इस सेवा की उपलब्धता सही तरीके से करवाना, यह सिटीजन चार्टर उसी उद्देश्य से लगाया गया है। ऐसा एक वाक्य जो होगा उसको बोलेंगे मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, संस्था की जो वैल्यूज होती हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, जो कमिटमेंट की भावना है, मतलब क्या क्या कमिटमेंट्स हैं वो नहीं, कमिटमेंट की भावना, वो सारी चीजें यहाँ पर व्यक्त होना जरूरी है। तो इस पहले हिस्से को बोलेंगे मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट। बात स्पष्ट हो गई कैसा होता है। चलो, नंबर 2 में बताना होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज इस कार्यालय द्वारा जनता के लिए ऑफर की जाती है। तो सर्विसेज ऑफर्ड, इनकी डिटेल होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए, इसमें जरा सा भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पूरी डिटेल्स के साथ ब्रैकेट में लिखिए सफिशिएंट डिटेल्स, पर्याप्त जानकारियों के साथ कि ये सेवाएं, जैसे किसी ऑफिस में 20 काम होते हैं तो 20 के 20 काम, और वो भी लगभग उस क्रम में जो जिस काम के लोग सबसे ज्यादा आते हैं नंबर 1 पे वो होना चाहिए, इस तरह से घटते क्रम में, ताकि लोगों को ज्यादा मुश्किल ना ढूंढने में आसानी से ढूंढ सकें। तो दूसरा हो गया सर्विसेज ऑफर्ड। तीसरा होता है कि उसका जो प्रोसीजर है कोई सर्विस अवेल करने का, सेवाएं हासिल करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अवेलिंग सर्विसेज। अवेल करना मतलब हासिल करना, तो सेवाएं हासिल करने की प्रक्रिया क्या होगी। और आमतौर पर हर व्यक्ति को दिक्कत प्रक्रियाओं को लेकर आती है, तो इन प्रक्रियाओं में क्या क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी, यानी इस सेवा को हासिल करने की पात्रता शर्तें क्या क्या हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। फिर इस सेवा को अगर हासिल करना है तो कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर ऑफिस के मान लीजिए 7-8 विंडोज हैं, कौन सी विंडो में जाना है, या कौन सा रूम है जहां पर ये काम होता है। टाइमिंग्स क्या हैं, किस समय से किस समय के बीच पब्लिक डीलिंग्स वहां पर होती हैं, वहां आ सकता है व्यक्ति। ये सारी चीजें अगर क्लियरली लिखी हुई है तो हम कहेंगे कि ठीक सूचना है। जैसे अगर उस सेवा के बदले कोई फी है तो फी डिटेल्स भी वहां पर आ जाए कि अगर आपको ये सेवा चाहिए तो उसमें ये राशि आपको पे करनी होगी, कैसे पे करनी होगी, चेक से करनी है तो किसके नाम पे चेक बनेगा, वो सब चीजें मेंशन होगी। तो ये तीसरा हुआ प्रोसीजर ऑफ अवेलिंग सर्विसेज। चौथी बात जो लिखी होनी चाहिए वो है कमिटमेंट्स, कि ये ऑफिस क्या क्या प्रतिबद्धताएं व्यक्त करता है। कमिटमेंट का मतलब क्या क्या वायदे आप करते हैं समाज से, या क्या क्या प्रतिबद्धताएं व्यक्त करते हैं। तो नंबर 4 में लिखिए प्रतिबद्धताएं, वो साफ साफ लिखा होना चाहिए कि हमारी प्रतिबद्धता है कि ये चीजें आपको ठीक तरीके से मिले। उसमें क्या क्या होगा। कमिटमेंट आमतौर पर 2 तरह की होती है, एक होती है क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो भी चीज हो, गुड्स या सर्विसेज। गुड्स की क्वालिटी कहां होगी, जैसे पेट्रोल पंप पे अगर आप ध्यान दें, आजकल पेट्रोल पंप पे लिखा होता है कि पेट्रोल की शुद्धता की जांच करने का तरीका वहीं लिखा होता है, आप ऐसे से जांच करें, पेट्रोल शुद्ध ना मिले तो शिकायत करें। अगर पेट्रोल की शुद्धता की जांच करने का तरीका पेट्रोल पंप पे ही लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, इसका मतलब क्या है कि वो सिटीजन चार्टर उसने लगा दिया है। ऐसी राशन की दुकान में कौन सा राशन मिला, वो राशन कितना ठीक है, अगर इसके बारे में पर्याप्त सूचनाएं वहीं पर लिख रखी हो तो क्या हो गया, गुड्स के मामले में, वस्तुओं के मामले में मिल गई हमें सूचना। कभी कभी सेवाओं के मामले में हो सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है क्वालिटी के साथ, जो उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म होता है, मुख्य रूप से समय सीमा, कितने समय के भीतर वो सर्विस आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, इस तरह के जो मसले होंगे। ये होता है आमतौर पर सर्विसेज के मामले में। जैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका गुम हो गया, फिर से बनवाना है, और आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास गए, अपने जिस शहर में आपका जन्म हुआ, जिस जिले में, वहां का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बना के देगा। वो क्या करेगा, वो जो डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे उस दिन के रिकॉर्ड चेक करेगा सारे के सारे। अगर आप कहेंगे मेरा जन्म उस अस्पताल में हुआ था, वहां के रिकॉर्ड उसके पास पूरे होंगे, उन सबके बेस पे तस्दीक करके फिर वो बना देगा। और ये जो भी पुराने जमाने का आदमी है तो फिर आसपास से 3-4 बूढ़ों से पूछ लेते हैं, जब बूढ़े कहते हैं कि हाँ हुआ था, तो उसी बेस पर क्या करें। अब ये कैसे कहें कि आदमी जो खड़ा पैदा ही नहीं हुआ, ये कैसे कहें, पैदा तो हुआ ही है, तभी तो हमारे सामने है। तो जो पुराने लोग हैं उनके बारे में तरीका आज भी वही चल रहा है
कि उसके 2-3 पड़ोसियों को एसडीएम या उसका स्टाफ वहां जाएगा, आसपास के 2-3 बूढ़ों को खोजेगा, उन बूढ़ों से पूछेगा, फिर उन बूढ़ों से लिखित में लेगा। जब वो लिखित में देंगे कि हाँ ये पैदा हुआ था, यही पैदा हुआ था, यही होने वाला है सीएए में भी, या जो एनसीआर एनपीआर उसमें यही होने वाला है। डॉक्यूमेंट सबके पास थोड़ा होते हैं, और जहां जहां डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट, वहां ऐसे होता है। ये सब तरीके होते हैं। खतरा इसमें वही है कि अगर बूढ़ों को पैसा दे दिया और बूढ़े बोले बांग्लादेशी के बारे में हाँ यही हुआ था, यही हुआ था, तो मामला फंस जाएगा। फिर अमित शाह का जो प्लान है, मास्टर प्लान है, वो फेल हो जाएगा। ऐसा कोई तरीका मतलब भगवान भी नहीं बना सकता जिस तरीके से एक भी बांग्लादेशी या अवैध आप्रवासी न बचे और एक भी भारतीय न फंसे। ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप सावधानियां बढ़ाएंगे तो विदेश वाले फंस जाएंगे, भारत के ही फंस जाएंगे थोड़े से। आप चाहेंगे भारत का एक भी ना फंसे तो वहां के बहुत सारे बच जाएंगे साथ में। तो चावल मतलब गेहूं और घुन का मामला है, वो तो होना ही होना है, उससे कोई कैसे बचेगा। इसलिए पॉलिसी यही होती है कि अधिकतम रिजल्ट हमें मिल जाए, 100% कैसे मिलेगा। चलिए, तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, मैरिज का है, व्हीकल का है या डेट ऑफ बर्थ का है, वो सब उसमें टाइम वाला मामला ज्यादा है, या जैसे पासपोर्ट का होता है। 5वां, एक अच्छे सिटीजन चार्टर में ये बात भी लिखी होती है साफ साफ कि यदि आपको गुड्स या सर्विसेज उस क्वालिटी या उस कमिटमेंट के अनुसार टाइम पर नहीं मिली जो हमने क्लेम किया है, तो आपके पास ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम क्या है। जल्दी से बताओ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक ही बोला आपने, क्या बोला है? शिकायत निवारण व्यवस्था या तंत्र, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है अच्छे ऑफिस के बाहर कि अगर इनमें से कोई सेवा आपको ठीक तरीके से ना मिले तो इसमें लिखते हैं कहां शिकायत करें, तो ये लिखा होता है। अच्छा, कई ऑफिस चाहते शिकायत ना ही हो, वो बहुत दूर का एड्रेस बताते हैं कि शिकायत करने के लिए 300 किलोमीटर दूर ये ऑफिस है, वहां फोन नहीं है, ईमेल नहीं है, पैदल ही जाना होता है वहां जाके हमारी शिकायत करके आओ। ऐसे चार्टर से ऐसा चार्टर ना ही हो, तो कहां शिकायत करें? उस अधिकारी का नाम होता है, उसका पता, पता घर का नहीं ऑफिस का, तो नाम, पता, फोन नंबर। घर तो लोग पहुंच ही जाते हैं, कोई भी अधिकारी हो। आईएएस आईपीएस में तो है कि एक कैंप ऑफिस होता ही है, आपको पता है ना, आपके घर के अंदर ही ऑफिस होता है बड़ा सा, एक ही दरवाजे का फेर है, दरवाजे के इधर घर है, दरवाजे के उधर ऑफिस है, वहां जनता दरबार लगता है। तो अब एसपी है जिले का, भाई रात को 3 बजे डकैती हो गई, एसपी सब सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो बात करेंगे, ये थोड़ा ना होगा। एसपी होने का मतलब है 24/7 नौकरी में, और 24/7 नौकरी का मतलब यही होता है कोई ऑफिस टाइम नहीं होता आपका। अब रात को 2 बजे संकट आ गया, उठा दिया आपको, उठे हुए 2 से 6 काम कर रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना नहीं होता एसपी को। वो एक दिन नहीं पहुंचेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो घर से ऑफिस चला रहा है, कलेक्टर है, घर से ऑफिस चला रहा है, 24 आवर्स उसकी जिम्मेदारी है। ऑफिस में कब जाएगा कब नहीं जाएगा उसकी मर्जी है। आमतौर पर टाइम रहता है ऑफिस का, हमेशा नहीं होता है। लेकिन यहाँ नाम बताएंगे, पता बताएंगे, फोन नंबर बताएंगे और ईमेल आईडी बताएंगे। ये सब चीजें लिखी होती हैं ताकि शिकायत करना एकदम आसान रहे। और इसमें क्या जोड़ना चाहिए? व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा। इंस्टा में क्या होता है? अकाउंट होता है, हैंडल होता है, क्या होता है? अकाउंट होता है, इंस्टा अकाउंट जोड़ देना चाहिए। और फरियादी आदमी लुटी पिटी फोटो भेजे उस पे इंस्टा पे, उसके देखो मेरे क्या हाल हो गया तुम्हारे ऑफिस में आके, ऐसा कुछ करके, और वो लाइक कर दे इसके बाद है कि अगर शिकायत आपने की ऑफिस के प्रमुख को, उसके बाद भी ग्रीवांस का रिड्रेसल नहीं हुआ, शिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो बड़ी शिकायत कहां भेज सकते हैं? अंत में सीवीसी का फोन नंबर लिखा होता है ऑफिस में, सीधे सीवीसी का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब लिखा होता है। अच्छा, भारत के लोग इतने मुर्दादे टाइप के, सब लिखे उसके बाद भी मेल नहीं भेजे। कौन भेजे मेल? जितने मेल भेजेंगे उतने भाई साहब को मैनेज कर लेंगे। आओ भाई साहब साइड में आओ मेरे साथ, जरा साइड में चलो, लो गांधी जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लोग कहते हैं हाँ यार चिंता क्यों करते हो, काम नहीं पड़ गया, अब ईमेल। अच्छा बात बताओ, भारत में जिन लोगों ने 12वीं पास कर ली है उनमें से कितने प्रतिशत लोग किसी नई सिचुएशन में एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर लेते होंगे अपने आप? आप मेरे प्रश्न का मर्म समझ रहे हैं क्या है? जिन लोगों ने भारत में 12वीं क्लास पास कर ली, चाहे आईआईटी से करें चाहे आईटीआई से करें, कहीं से भी करें, है ना। अच्छा, आईआईटी में 12वीं कैसे होगी, है ना? तो किसी शानदार स्कूल से करें, किसी कॉलेज से करें, इंटर कॉलेज से, कहीं से भी करें, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में 12वीं क्लास पास कर चुके व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत किसी नई सिचुएशन में, जिसका अभ्यास स्कूल में नहीं कर लिया था, जैसे अपने छुट्टी का आवेदन वो तो लिख लेंगे, उन्होंने अपने टाइम पे लिखा था तो बच्चों में लिख लेते हैं वही, कभी कभी नाम अपना लिख के भेज देते हैं बच्चे की जगह, ये गलती होती है। किसी नई सिचुएशन में एक नई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है तो बिना किसी गंभीर मिस्टेक के कितने प्रतिशत लोग एप्लीकेशन लिख लेंगे? वो संख्या कितनी होगी? 5 लोगों से पूछते हैं, तुम बताओ भाई कितनी होगी? अच्छा आप बताइए, आप, हाँ बोलो, बोलिए। 50? अच्छा 50%। आप बताएं, ये कह रहे हैं 10%। कितने लोगों की राय में संख्या 10 से ज्यादा होगी? 10 से ज्यादा वाले करीब 50 लोग हैं, और कितने लोग मानते हैं कि 10 या 10 से कम होगी? ये संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा अगला सवाल, आप में से ऐसे कितने लोग हैं बाकी सबका छोड़ो ना, बाकी सबका छोड़ो, आप लोग है ना, अपना बताओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ना साल भर में 20-25 बच्चे मिलते हैं कि सर आरटीआई कैसे होता है। मैं आरटीआई में एप्लीकेशन लिखो, ऐसे कर लो, फिर कागज पेन लेके आए थे, सर लिख दो ना तो प्रभु आप आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, बाद में आरटीआई के जवाब देने हैं आपको अभी एक लिखते लो अपने आप। तो चलो ईमानदारी से बताना, आप ईमानदार तो शुरू से ही कहने की बात नहीं है। आप में से कितने लोग किसी नई सिचुएशन में एप्लीकेशन लिखने के लिए बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं? दिक्कत होती है जिनको, हाथ खड़ा करें।
ऐसे लोगों की संख्या 3, 4, 5 लोग हैं। अच्छा, कितने लोग किसी भी नई सिचुएशन में ठीक से एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर लेते हैं? ये भी 50 ही हैं। असली तो वही है तीसरा वर्ग जिसको पता नहीं है। चलो, तो अंत में सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर का एड्रेस, फोन नंबर, ये सब चीजें। इसके बाद भारत में एक छठी चीज है उसका नवाचार, जो इंग्लैंड में नहीं था। ये जो सिस्टम है सिटीजन चार्टर का, इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड से बहुत कुछ आया भारत में, तो ये भी वहां से आया है। छठी चीज भारत सरकार ने इसमें जोड़ दी है, और वो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिटीजन्स, नागरिकों से अपेक्षाएं। यहां नागरिक भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये क्या कर देगी, कस्टमर से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कस्टमर्स। कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, सरकारी या प्राइवेट, तो क्या लिख सकती है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट्स। और सरकारी ऑफिस आमतौर पर लिखेगा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिटीजन्स। तो कोई भी सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है कि सिटीजन भी तो एक्टिव हो। अगर वो खुद ही एक्टिव नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सिटीजन क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके लिए शॉर्टकट्स हमेशा उपलब्ध रहें, सरकार ईमानदार रहे, पर उसके लिए शॉर्टकट्स बने रहे। अगर मानिए 10 लोग लाइन में हैं और आपका नंबर 11वां है, तो ईमानदारी क्या है, 11वें नंबर पर लग जाओ आराम से। भारत का आदमी लाइन देखती, दाएं देखता, बाएं देखता, कहां से जवाब निकले। और फिर एक आदमी दिखता है, मतलब संदिग्ध किस्म का आदमी दिखता है, उसको बुलाता है, उसको आगे कर, फिर साइड में जाके बात होती है, और फिर वो आदमी पता नहीं कैसी दैवीय शक्ति से सबसे आगे लाइन में लग जाता है, सारा काम करवा देता है। अगर जनता ऐसी होगी तो जो बाकी 10 लोग लाइन में थे, अगली बार लाइन में लगेंगे, ये वो भी ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे ना फिर तो सिटीजन से अपेक्षा पहली बात यह है कि वो भी सिस्टम को ठीक से चलाने में मदद करें, ईमानदार नागरिक हों, ईमानदारी से कार्य कराएं, ताक में ना रहें कि लो यार 500 रुपए लो और बस हमारा काम कर दो पहले, ये ना करें। और दूसरा है प्रोएक्टिव तरीके से, सक्रिय रूप से सरकार की मदद करें। सक्रिय का मतलब यदि कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा, पर उस ऑफिस में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है, तो विसल ब्लोअर बनने वाली जो बात होती है ना, कि आप बेशक एनोनिमस ईमेल कर दीजिए, एक ईमेल सीबीसी को चला जाए कि मैं उस ऑफिस में गया हुआ था, मेरा काम नहीं था, लेकिन इस ऑफिस में इस विंडो में करप्शन चल रहा है, काम टालते हैं, ये ऑफिसर का नाम है, और इस सूचना को गोपनीय रखिएगा, मैं ओपनली सामने नहीं आ सकता हूं क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां हैं, आपकी सूचनार्थ बता रहा हूं। तो क्या होता है कि एक आध कंप्लेंट से सीबीसी हिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमें नाम तो बताया नहीं, अपना शिप के बता रहे हैं। पर यदि किसी के बारे में बार बार ऐसी बातें आने लगे तो सरकार मान लेती है कि इस व्यक्ति का आचरण संदिग्ध तो है ही, और फिर वो केयरफुल रहती है उसके बारे में। केयरफुल हो जाना भी अपने आप में ठीक ठाक उपाय तो हो जाता है। चलिए, ये वाला जो छठा है, केवल ध्यान रखिएगा, ये एक नवाचार है भारतीय व्यवस्था का, क्योंकि इंग्लैंड के सिस्टम में पहली 5 चीजें थी, छठी चीज नहीं थी। तो भारत सरकार बोला कुछ तो हम नया करें, तो छठे वाला में नया कर दिया। इसके बाद है सिटीजन चार्टर्स का इतिहास, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कहां तक पहुंचा है, अभी कहां तक आ गया है। तो सबसे पहली बात है कि सिटीजन चार्टर पहली बार 1991 में आए थे, और ये आए थे इंग्लैंड में। वहां के उस समय प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर। इनका नाम कभी सुना आपने, जॉन मेजर का? नहीं, बहुत पुराने हो गए। बहुत डिसेंट आदमी थे, बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स वाले आदमी थे। तो जॉन मेजर इंग्लैंड में 1991 में प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था चार्टर मार्क स्कीम। चार्टर तो वही है, फिर है MARK, चार्टर मार्क स्कीम है, सिस्टम में स्कीम। चार्टर मार्क का बेसिक मतलब वही है जिसको हम सिटीजन चार्टर कहते हैं ना, वही मतलब है इसका। तो इसमें यह था कि हर ऑफिस एक चार्टर बनाएगा, उसमें चीजें मार्क्ड होंगी एकदम कि हम क्या सर्विस देंगे, क्या गुणवत्ता होगी। ये जबरदस्त तरीके से हिट हुआ सिस्टम, इतना हिट हुआ कि दुनिया भर में जॉन मेजर की धूम मच गई कि क्या कमाल किया है। भाई जैसे प्राइवेट कंपनियां करती है ना कि नवाचार करती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसे सरकारें भी तो नवाचार करें। तो जब जॉन मेजर की सरकार ने नवाचार किया तो दुनिया भर ने सराहा उसको, और इतना सराहा कि इसके ठीक 2 साल के बाद एक देश जो आजकल भारत के पीछे हाथ धो के पड़ा है, मलेशिया, उसमें ये सिस्टम लागू हो गया 1993 में। और जैसे ही मलेशिया ने सिस्टम लागू किया, उसके बाद एक देश जो पंजाब की राजधानी है, कनाडा, तो 1995 में कनाडा ने इसको लॉन्च किया, एग्जीक्यूट किया। और उसके 2 साल बाद जो देश जलते जलते बचा, ऑस्ट्रेलिया, इसने भी कर दिया। तो 93, 95, 97, इससे भारत सरकार को लगा कि हम तो पीछे रह गए, 3 देश आगे निकल गए हमसे, 4 हो गए। तो फिर उस समय जो हमारी सरकार थी, 96 में भारत में, अब भारत की बात कर लेते हैं, 1996 में पहली बार विचार प्रक्रिया शुरू हुई, विचार मंथन की शुरुआत हो गई कि ये सिस्टम हमारे यहां भी होना चाहिए, ये भाव आ गया था। देखिए 1991 में भारत में एक पीएम बने थे जिनका नाम था PV नरसिम्हा राव। इलेक्शन के सेकंड फेज में राजीव गांधी की हत्या हुई, थर्ड फेज में कांग्रेस जीत गई तो वो बन गया पीएम, समर्थन से ही बने। 5 साल शांति से सरकार चलाई, इतनी शांति से कि कोई काम भी नहीं हुआ, बहुत ही शांत थे वो।
तो 96 में उनके विरुद्ध एक बहुत अच्छे वक्ता थे हमारे देश में, बहुत ही बढ़िया वक्ता, बोलते थे फिर सो जाते थे, फिर बोलते थे फिर सो जाते थे। जब वो आधा वाक्य बोल के अगले आधे वाक्य के लिए बीच में आधा घंटा वेट करते थे, तो उस बीच में कई विज्ञापन टीवी पे आ जाते थे। तो हमें देखना होगा वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। 7-8 सेकंड के बाद वो अगला वाक्य बोलते थे। समझ गया किसी बात चल रही है? अटल बिहारी वाजपेयी जब वो जवान थे तो जबरदस्त स्पीकर थे, इतना धार प्रवाह बोलते थे, मतलब वो देश के अब तक के सबसे बढ़िया स्पीकर में से एक हैं पॉलिटिक्स में जो है। और जब बूढ़े हुए तो बुढ़ापे में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, क्या कर सकता है। तो वो 96 में बने भारत के पीएम, बहुत लंबी अवधि के लिए, 13 दिनों के लिए। फिर इलेक्शन हुआ, फिर बने 13 महीनों के लिए, और तीसरी बार में बने 13 साल, 5 साल के लिए बने। मुझे लग रहा था कोई बोलेगा 13 साल के लिए बने, ये कोई लूडो चल रही है क्या? तो ये तो संयोग से 2 बार हो गया, हर बार थोड़ा होता है। 5 साल के लिए बने। तो मोटी सी बात है कि 96 से जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों में उनकी भूमिका ठीक ठाक रही है। 96 में 13 दिन बने, उसके बाद 2 साल के लिए नहीं रहे। 98 में फिर बने 13 महीने के, 99 से 2004 तक 5 साल तक रहे। ये जो सुधार हुआ ये 97 में हुआ, और 97 का समय वो समय है जिस समय गठबंधन की सरकारें भारत में खूब चल रही थी। भारत में कुछ ऐसे ऐसे लोग पीएम बने जिनको कभी सपने में भी नहीं आया पीएम बनेंगे। उनमें से एक आदमी का नाम था इंद्र कुमार गुजराल। वो आदमी ऐसा था कि वो विधानसभा चुनाव भी ना जीत सके देश में कहीं से। अंत में राज्यसभा चुनाव जितवाया गया, या शायद लोकसभा, बिहार से जितवाया गया। लालू जी ने जितवाया उनको, और लालू जी ने बोला, पब्लिक स्पीच दी कि ई है इंद्र कुमार गुजराल। सच में ऐसे बोला। आगे क्या बोला वो तो सुन नहीं रहे आप लोग। बोला गुजराल पूछते हैं, गुजराल होता है पंजाब का यादव। तब लोगों ने अच्छा यादव होता है ना, हाँ बस बस बस। तो गुजराल होता है पंजाब का यादव। फिर वोट ऐसे दनादन पड़े, लालू जी ने कहा था मजाक है, फिर वो इलेक्शन जीत गए। ऐसे ऐसे पीएम जो अपनी सीट जीतने के लिए औरों की मदद लेते रहे, ऐसे लोग थे। अब जाके पीएम है जिसके नाम पे सब जीत जाते हैं। कोई भी एरा गैरा नथु खैरा उसी नाम पे, उसी हवा में, आंधी में उड़ के बन जाता है। तो 97 में क्या हुआ, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में क्या थे, सारे के सारे सीएम थे। सीएम कहां कहां के थे, सारे स्टेट्स के थे। और जो 2 यूटीज उस जमाने में हुआ करती थी सीएम वाली, अब कितनी है? अब 3 है। ऐसी यूटीज जहां विधानसभा भी है, कितनी है? अब 3 हो गई ना, जम्मू कश्मीर में तो है, अब 3 हो गई, उस जमाने में 2 थी। इन सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई, और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो की, चेयरमैन कौन थे? वो थे पीएम। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में थी, और उसमें बहुत सारी बातों की सहमति बनते 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 ये सहमति भी बन गई कि अब हम सिटीजन चार्टर पे काम करेंगे। एक डॉक्यूमेंट उसमें आया, उसका नाम लिख लीजिए, एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इतना तो आप अंग्रेजी में लिख के आ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी का मतलब मैं रोमन लिपि की बात कर रहा हूं, देवनागरी में नहीं। ठीक ऐसा कैसा लिख के आ जाइए। अगर नाम है, जैसे नाम है ना एक प्लान का, तो ऐसा लिखने में भी कोई समस्या नहीं। एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इस पर सहमति बनी। और इसी सहमति के अंदर यह सहमति बनी कि हम सिटीजन चार्टर्स की व्यवस्था शुरू करेंगे। और तय हुआ कि शुरुआत करेंगे उन डिपार्टमेंट से जिनका पब्लिक इंटरफेस बहुत ज्यादा है। पब्लिक इंटरफेस का मतलब पब्लिक डीलिंग जिनकी बहुत ज्यादा है। तो तय हुआ कि इसकी शुरुआत होगी एक तो रेलवे से, एक होगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें मतलब पीडीएस, बैंक का जिक्र भी हुआ, टेलीकॉम का जिक्र हुआ, पोस्टेज या पोस्टल डिपार्टमेंट का जिक्र हुआ। ऐसे 4-5 डिपार्टमेंट्स का नाम आया। तो इन सब डिपार्टमेंट्स में धीरे धीरे सिटीजन चार्टर की व्यवस्था शुरू होने लगी। ये वही समय है जिस समय दिल्ली में पीडीएस में ये सब शुरू हुआ। फिर परिवर्तन नाम की एनजीओ जो केजरीवाल सिसोदिया की थी, वो उस पर एक्टिव हुए, खूब पिटे उस सब जमाने में, खूब पिटे ये सब चक्करों में। उसमें सूचना का अधिकार आ गया, उसका यूज किया। ये है कि 1990 के दशक में ऐसे सुधार होने शुरू हुए जो बड़े सुधार हैं, जिन्होंने आगे की स्थितियों को बदला है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2002 में एक वेबसाइट लॉन्च हुई। आप इस वेबसाइट को आज ही देखिए, इसमें आपको सिटीजन चार्टर के बारे में इतना कुछ मिल जाएगा पढ़ने को। वेबसाइट है goicharters.nic.in। शुरू में 3 W तो लगाते ही हैं। उसके बाद GOI, ये क्या हुआ GOI? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद चार्टर्स, तो GOI चार्टर्स। भविष्य के लोग बोलेंगे ये गोई नहीं है, गाय है, गाय, गाय माता के सम्मान में लिखा है। तो GOI charters.nic। बताओ NIC क्या है? NIC निक है, निक जोनास। क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये वो संस्था है जो भारत सरकार के सभी विभागों और सरकार के मतलब राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट्स के सभी विभागों की सारी वेबसाइट्स का निर्माण और रखरखाव करती है। इसे किसी भी जिले की वेबसाइट आप देखें, कलेक्टर की, एसपी की, वो सब NIC बनाती है। तो .in, इन तो पता ही भारत का है। एक अमेरिका है जिसकी वेबसाइट के अंत में कुछ नहीं लगता है क्योंकि वो अमेरिका है। बाकी सब देशों के अंत में लगाना पड़ता है उनका नाम। इन मतलब भारत। पाकिस्तान में क्या? PK। ये जो वेबसाइट बनाई है, आजकल सिटीजन चार्टर से काम जो संस्था देख रही है भारत में,
उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG शॉर्ट फॉर्म चलती है, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये डिपार्टमेंट आजकल इस चीज को देखता है। इसके एकदम बाद ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में इसको अप्लाई किया, 3 बैंकों को प्रमुख योजना में शामिल किया गया। तो 3 बैंकों का नाम बता दीजिएगा कि इन्होंने सिटीजन चार्टर्स में बड़ी भूमिका निभाई। एक बैंक का नाम है PNB। क्या है PNB बताओ? क्या बात है, पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा है OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तीसरा है PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 3 बैंक थे जो इस योजना के मतलब केंद्र में थे। इन्होंने सारे बैंकों को धीरे धीरे सिखाया और सिटीजन चार्टर्स की व्यवस्था बैंकों में सामान्यतः बाकी विभागों की तुलना में ज्यादा अच्छे से अप्लाई हुई है। ठीक है, आजकल बैंकिंग की दुनिया में IBA एक संस्था है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन चार्टर्स को फ्रेमिंग से लेकर उनके एग्जीक्यूशन तक का पूरा ध्यान रखे। ये छोटा सा इतिहास है कैसे कैसे शुरू हुआ। कभी कभी ऐसा प्रश्न थका हुआ आ जाता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो बताना इंग्लैंड से आया, वाया मलेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत में 1997 में आके गिरा था, उसके बाद से हमने इसका ऐसे ऐसे विकास किया, ये सब बता देना है। अब बची एक बात कि भारत में सिटीजन चार्टर्स के सफल न होने की बड़ी वजह क्या है और इस पे सेकंड ARC के सुझाव क्या है और उससे बड़ी बात आपके सुझाव क्या है, इसको कल करते हैं। ठीक है, जाइए।